हेलो एवरीवन, रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। आपको पता होगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन है ना, वो लाइब्रेरी साइंस के फादर है। इंडिया में जो लाइब्रेरी साइंस के जो फादर हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अगर पूरे वर्ल्ड में बोलेंगे तो मेलविल डेवी साहब है। तो आपसे जो पहला सवाल बनेगा ना कि लाइब्रेरी साइंस के जो फादर इंडिया में कौन हुए, तो क्या आप बोलेंगे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने मद्रास में क्या किया, उन्होंने बेंगलोर में क्या किया, उन्होंने दिल्ली में क्या किया, उन्होंने बनारस में क्या किया। जब वो ज्यूरिक गए, ज्यूरिक से जब लौटे, तभी वो क्यों डॉक्यूमेंट रिसर्च सेंटर की स्थापना की। फिर हम उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे कि उनके मम्मी का नाम क्या है, उनके पापा का नाम क्या है, वो किस गांव में रहते थे, ठीक है, उनका जन्म किस गांव में हुआ है। फिर जब उनकी हम ये सब पढ़ लेंगे तो उनके वाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी वाइफ की जो प्रथम की जो मृत्यु हुई कहाँ हुई। ठीक है, आग से जलने से हुई, कुआं में डूबने से मरे, कहाँ से उनकी मृत्यु हुई। फिर उन्होंने जो दूसरी शादी की शारदा से, फिर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों जो एस आर रंगनाथन साहब है ना, वो शारदा इंडोमेंट फंड यूज किए। ठीक है, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि उनका जो पढ़ाई है ना, कि उन्होंने कहाँ से एमए किया, कहाँ से बीए किए, कहाँ से 10th किए, कहाँ से 12th किए। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ना, इनका जो इंटरेस्ट था ना वो मैथ पढ़ाने में था। क्यों, कैसे ये लाइब्रेरियन बने, लाइब्रेरियन बनने के पीछे की कहानी क्या है, कौन से ऐसे जो प्रिंसिपल है ना उनको लाइब्रेरियन बनने के लिए प्रेरित किया, कौन सा ऐसा व्यक्ति है ना जो उनको लाइब्रेरियन बनने के लिए प्रेरित किया। हम इन सब बातों को हम एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और बताएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएंगे कि हम बनारस में जैसे 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 क्या है कि मद्रास में उन्होंने कैसे यूज किया, उन्होंने माला का जो स्थापना किया, तो कैसे माला का स्थापना कांग्रेस से जुड़ के उन्होंने माला की स्थापना किया। आपको पता होगा कि कोई भी जो संस्था है ना, एसोसिएशन खोलने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। तो रंगनाथन साहब ने किस पॉलिटिकल सपोर्ट के से मद्रास में मद्रास एसोसिएशन खोला। इस सब बातों को हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से बुक किस किस कॉन्टेस्ट में लिखा है। जैसे उन्होंने क्लोन क्लासिफिकेशन लिखा है, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग का जो बुक लिखा है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लिखे है, हेडस एंड कैनन जो बुक लिखा है। तो इन सब बुक को किस रेफरेंस में उन्होंने इन सब बुकों को लिखा, हम इन बातों को वन बाई वन टैकल करेंगे। आपको मजा आएगा, आप पूरे लेक्चर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आपको याद करने की जरूरत ये नहीं रहेगी कि कैनन कब बना, ठीक है, ये किस कॉन्टेस्ट में हम 1951 1950 जितने भी बुक है ना उनके ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएंगे कि ज्यूरिख में उन्होंने जो एक बुक लिखा है, जैसे बनारस में उन्होंने एक बुक लिखा 9 एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने क्यों लिखा, इसकी वजह क्या थी, हम वहां तक जाएंगे। तो आप इस डिस्कशन को इन डेप्थ हम करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए जहां तक हम इसको कंप्लीट ना कर ले। आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। सबसे पहले जो सवाल बनेगा ना, एक सवाल बनेगा कि जो फादर है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, वो क्या बनेगा? उसका आंसर है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फिर एक जो सवाल बनेगा इंपॉर्टेंट, जहां से आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, वो बनेगा फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया, ये है W.A. वर्डेन। एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि जब लाइब्रेरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो 1906 ईस्वी में एक व्यक्ति सैयाजी गायकवाड़ तृतीय ने कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। और अमेरिका में वहाँ क्या सीखा, वहाँ के पब्लिक लाइब्रेरी को सिस्टम को सीखा, और वहीं के तर्ज पे बड़ौदा राज्य में उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप करने का सोचा। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया था, उनका नाम था W.A. वर्डन। W.A. वर्डन ने क्या किया, उन्होंने ट्रेनिंग कोर्स शुरुआत किया। वहीं से माना जाता है कि जो भारत में है ना लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की शुरुआत हुई। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया एंड फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया दो अलग अलग व्यक्ति है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। रंगनाथन,
अब चलते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कि रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ। तो जो रंगनाथन साहब है ना उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के सियाली गांव में हुआ। कहाँ हुआ? सियाली गांव में हुआ। कब हुआ? वैसे तो उनका जो जन्म है ना वो 9 अगस्त 1892 को हुआ, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे ना उनका जन्म 12 अगस्त को माना जाता है। तो आप जब भी एग्जाम में आपका सवाल बनेगा ना तो आप क्या बनाएंगे? 12 अगस्त। इसलिए 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी सवाल बनेगा कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त। यहाँ से दो सवाल बनेगा, उनका जन्म कब हुआ तो क्या बताएंगे? 12 अगस्त 1892। और लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म है ना वो 9:30 बजे हुआ था। कितने बजे हुआ था? 9:30 बजे। उस जो उनका जो जन्म एक इम्पॉर्टेंट डे हुआ था, उस डे को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गायत्री जपम। गायत्री जपम। ये आपके कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा होगा कि ये गायत्री जपम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो गायत्री जपम है ना, ठीक है, ये तमिल कैलेंडर के आदि महीने और नंदना वर्ष में आया था। ठीक है, क्या आया था? तमिल कैलेंडर के आदि महीने और नंदना वर्ष में आया था। मतलब ये क्या था? एक इम्पॉर्टेंट डे था। कैसे इम्पॉर्टेंट डे था? क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण ब्राह्मण थे, ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप करके अपने पापों की मुक्ति करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर देते हैं कि उस दिन दक्षिण भारतीय ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करके अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। अब तो आपको गायत्री जपम के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है, कि उनका जन्म गायत्री जपम के दिन हुआ था, जो 9 अगस्त 1892 को कितने बजे हुआ था? 9 बजे हुआ था। गायत्री जपम क्या है वो बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप करके लोग क्या करते थे? पाप से मुक्ति मुक्ति पाने का क्या प्रयास ढूंढते थे। आगे देखते हैं। एक बात आपको और बता दूं, ये जो है ना, ये माता पिता के साइड से भी पहले संतान थे। ठीक है, और नाना नानी के साइड से भी, दादा दादी के साइड से भी ये पहले संतान थे। कौन? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, रंगनाथन का जो फादर का नाम है ना, उनका नाम था राममृत अय्यर। क्या नाम था? राममृत अय्यर। आगे चलते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या थे? तंजावुर जिले के तालुका के नल्लम तालुका के उभय वेदांतपुरम गांव के निवासी थे। ठीक है, रंगनाथन का माता का नाम सीता लक्ष्मी था। क्या था? सीता लक्ष्मी था। आपसे एग्जाम में यह भी सवाल बन सकता है कि उनके रंगनाथन के कितने भाई बहन हैं। अभी तक नहीं आया है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपका कहीं भी ये पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम का जो दृष्टिकोण है ना पूछने का, इन डेप्थ बढ़ रहा है। तो हम इस बात का हम इल्म लगा सकते हैं कि हमें थोड़ा सा इन डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि उनके कितने भाई बहन हो गए। मतलब अगर 3 बेटे और 1 बेटी है तो उनके 2 और भाई होंगे। ठीक है, और 1 बहन थी। जो उनका एक भाई है ना बचपन में ही एक्सपायर कर गया। ठीक है, और जो उनकी बहन का जो बहन है ना, उनकी बहन जब पैदा हुई, जब उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, मतलब पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उनकी बहन का जन्म हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पिताजी की मृत्यु पे चलते हैं। उनकी जो पिताजी का नाम तो आपको मैं बताया था, राममृत अय्यर। ठीक है, उनकी मृत्यु 13 जनवरी 1898 को हुआ, 30 वर्ष की आयु में, एक बीमारी के चलते हुई। तब रंगनाथन मात्र 6 वर्ष के थे। यहाँ से भी एक सवाल बनेगा आपका कि जब उनकी पापा का मृत्यु हुआ तब रंगनाथन साहब कितने ईयर के थे? तो क्या बताएंगे? 6 वर्ष के थे। ठीक है, उनकी माता की मृत्यु कब हुई? जो उनकी माता का नाम शीतलक्ष्मी था। ठीक है, उनकी मृत्यु 1953 में हुई, दिल्ली में एक अग्निकांड के कारण हुई। ठीक है, उन्होंने लगभग 55 वर्षों तक अपने पति के मृत्यु के बाद जीवन व्यतीत किया। मतलब जब उनके पति एक्सपायर कर गए उसके बाद जो शीतलक्ष्मी जो रंगनाथन साहब की मम्मी हुई, लगभग कितने साल रहे? 55 और साल रहे। ठीक है, उनके भाई की मृत्यु, एक एग्जाम जो है ना स्टेट वाले एग्जाम में ये सवाल बन गया था कि रंगनाथन के जो भाई है ना उनका नाम क्या है, तो नतेशन है। ठीक है, रंगनाथन के भाई नतेशन की मृत्यु 1964 में मद्रास में हुई। ठीक है, तो हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं एग्जाम में के दृष्टिकोण से कि आप थोड़ा सा भी कहीं पे वाइडर होने का भी चांस बनता है, तो आप वहाँ थोड़ा वाइडर जाइए, इन डिटेल्स जाइए कि क्वेश्चन पूछने का माइंडसेट धीरे धीरे लाइब्रेरी साइंस में भी बदल रहा है। पहले यह क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता था, ठीक है, कि इनकी जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुआ। अब क्या उनके परिवार से भी ये रिलेटेड ये क्वेश्चन बना लेते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इन डिटेल्स में जो उनका जहाँ से उनका
बन सकता है क्वेश्चन। हमने ये सब सब चीज़ों को क्या किया, कवर किया। उम्मीद करते हैं इन बातों को आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। और एक बात आपको बता दूं, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है और हम इन डिटेल्स जानने वाले हैं, तो आप परेशान नहीं होइए। धीरे धीरे आप खाली लिंक बिठाते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास में ही पूरी बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, रंगनाथन के पारिवारिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनके फैमिली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम फैमिली लाइफ में क्या पढ़ते हैं, उनके बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, उनके वाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रंगनाथन का जो पहला विवाह जो हुआ था ना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। यह सवाल बना है कि जो रंगनाथन साहब का है ना जो पहला विवाह कब हुआ और कितने वर्ष के वो थे। यहाँ से दो सवाल बन सकता है कि वो कितने वर्ष के थे। तो आप क्या बताओगे? उस समय वो 15 वर्ष के थे और उनकी जब शादी हुई वो 1907 में हो। उनकी वाइफ का प्रथम जो वाइफ है उनका क्या नाम है? उनका जो नाम है वो रुक्मिणी है। क्या है? रुक्मिणी। फिर जो उनकी मृत्यु हुई, उनकी जो मृत्यु कैसे हुई, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो उनकी जो मृत्यु है ना वो 13 नवंबर 1928 को ट्रिप्लिकेन जो मद्रास में है के पास पार्थ सारथी मंदिर कुंड में स्नान करते एक समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ये बात है कि इनका जो मृत्यु है ना एक दुर्घटना में हुआ। जब वो नहाने जा रही थी, नहाने में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुआ? ट्रिप्लिकेन में। ठीक है, कौन से मंदिर कुंड में? पार्थ सारथी मंदिर कुंड में। यह बात हो सकता है कि आपको अटपटा लग रहा हो, हम इतना डिटेल्स क्यों जा रहे हैं। तो आप जाके ये स्टेट वाले पेपर को देखिए, वहाँ पे क्या है ना इनके इन डेप्थ डिस्कशन में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हम क्या किए, इन सब चीज़ों को भी कवर कर लिया कि अगर आगे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो ये बात आपको पहले से पता हो। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि रुक्मिणी एक समर्पित और कुशल गृहिणी थी, मतलब एक हाउस वाइफ थी। ठीक है, रुक्मिणी जो थी वो एक गृहिणी थी। एक एग्जाम में ये भी सवाल बना था कि रंगनाथन का जीवन कैसा था, कैसा भोजन करते थे। आपको सुनकर अटपटा तो नहीं लग रहा है कि भाई ये किस टाइप का सवाल है? तो ये एग्जाम में बना हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रंगनाथन साहब के बारे में एक एक बात, बारीक बात भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप इस डिस्कशन में अंत तक बने रहे। आपको मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब से मैं छोड़ने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस विवाह से दंपति की कोई संतान नहीं, मतलब उनसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। मतलब जो रुक्मिणी और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो शादी हुई 1907 में, ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुआ? 1928 में। मतलब इतने सालों में भी उनके से पहली जो शादी हुई उनसे उनसे कोई भी एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने 1929 में एक व्यक्ति से शादी किया, उनका नाम शारदा था। ठीक है, जो आगे चल के आप पढ़ेंगे ना कि शारदा, जब लाइब्रेरी साइंस में आप देखेंगे तो शारदा इंडोमेंट फंड बनेगा, शारदा जो है एक अवार्ड के रूप में भी जाना जाएगा। तो हम देखेंगे कि यह शारदा वही है जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की दूसरी पत्नी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। रंगनाथन ने दिसंबर 1929 में दूसरी शादी की, यह बात मैंने आपको बता दिया। दूसरी पत्नी का नाम भी मैंने आपको बताया। क्या नाम बताया? शारदा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं, जो शारदा है ना, जैसे आपने देखा था ना रुक्मिणी जो पहली वाइफ थी वो भी रंगनाथन के प्रति समर्पित थी, गृहिणी थी। ठीक है, लेकिन वो पुस्तकालय विज्ञान की ओर समर्पित नहीं थी। ये क्या है, जो शारदा है ना, ठीक है, जो रंगनाथन साहब की दूसरी वाइफ है, ये पुस्तकालय विज्ञान के प्रति भी समर्पित थी। देखेंगे शारदा भी रंगनाथन के प्रति समर्पित थी और उन्हें पुस्तकालय विज्ञान के लिए निरंतर काम करने में सहयोग करती थी। जो अभी आप इनका मैं बैकग्राउंड नहीं बताया हूँ। ठीक है, ये जब मैं आप इनका शिक्षण बताऊंगा, जब इनका स्टडी बताऊंगा, उसके बाद ये बात आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि 1929 के आसपास में ये व्यक्ति कहाँ थे? मद्रास में थे। और मद्रास में क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी साइंस के विकास में काम कर रहे थे। तो जब लाइब्रेरी साइंस के विकास में ये काम कर रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे थे, जो इनकी वाइफ थी इनको हेल्प करती थी। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में। तो हो सकता है कभी भी स्कूल लाइब्रेरियन में तो ऐसा सवाल नहीं बने। अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से स्टेटमेंट में बनेगा क्या दूसरी प्रति शारदा इनको लाइब्रेरी साइंस में हेल्प करती थी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उन्होंने रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस की चेयर और इंडोमेंट के लिए बड़ी राशि दान करने का प्रेरित किया।
मतलब आप देख रहे हो कि वो इंस्पायर भी कर रही है, वो बता भी रही है कि आप लाइब्रेरी साइंस के लिए अब चेयर दे दो। ठीक है, क्या दे दो? मद्रास विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी साइंस की ओर में आपको एक पुस्तक क्या दे दो? चेयर दे दो। और इंडोमेंट किया किसने किया? शारदा ने किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? शारदा ने राशि को दान किया। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। शारदा की मृत्यु 30 जुलाई 1985 को बेंगलोर में 78 वर्ष की उम्र में होगी। ये भी सवाल बनेगा कि जो उनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु कब हुई। आप देखो, उनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु कब हुई? 30 जुलाई 1985 को। कितने वर्ष की आयु में हुई? 78 वर्ष की उम्र में हुई। उनसे एक पुत्र हुआ, योगेश्वर। ठीक है, क्या हुआ? योगेश्वर, जिसका पूरा नाम श्री आर योगेश्वर है, जिनका जन्म 1932 में हुआ। मतलब 1929 में शादी हुई, 1932 में बच्चा हुआ, जिनका नाम क्या रखा उन्होंने? श्री आर योगेश्वर। योगेश्वर कौन है? एक इंजीनियर है। ठीक है, एक क्या है? इंजीनियर है, और मशीन टूल डिजाइन और विकास के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। ठीक है, श्री योगेश्वर के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? दो बेटे और एक बेटी है। हो सकता है इतना इतना डिटेल्स आपके एग्जाम में सवाल नहीं बने, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं अगर इन डेप्थ क्वेश्चन जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, तो हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है, योगेश्वर और उनका पूरा परिवार लग्जमबर्ग में रहता है। ठीक है, ये सवाल बना था कि रंगनाथन कैसा भोजन करते हैं, तो ये बहुत सरल भोजन करते हैं, तो हमने इस बात को भी आपके स्लाइड में डाल दिया। रंगनाथन क्या करते हैं? सरल भोजन पसंद था। उम्मीद करते हैं ये वाला भी स्लाइड आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत है, अगर यह स्लाइड नहीं समझ पा रहे हैं, अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिक्कत आया था। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डाउटों को भी पूरा करेंगे। आगे करते हैं, अगला स्लाइड में चलते हैं। अब रंगनाथन की शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि रंगनाथन साहब का शिक्षा कैसे हुआ, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, बचपन में उनका कैसे पढ़ाई हुआ, उनको किसने पढ़ाया। ठीक है, वो किस मैट्रिक स्कूल में पढ़े, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, मास्टर कहाँ से किया, हम इन सब बातों को इन डिटेल्स देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। रंगनाथन की जो शिक्षा का शुरुआत है ना, विजयदशमी के दिन हुआ। मतलब देख रहे हो कि इनका जन्म भी हुआ था इंपॉर्टेंट डे को, गायत्री जपम के दिन हुआ था, और इनका जो जो पढ़ाई का जो शुरुआत है ना, वो भी विजयदशमी के दिन हुआ। आपको विजयदशमी तो पता ही होगा। ठीक है, अक्टूबर 1897 को, ठीक है, जहाँ पे उभय वेदांतपुरम जो सियाली के पास है में अक्षरा अभ्यास से हुआ। अक्षर के अभ्यास से हुआ। जब वो पढ़ने गए ना, तो उनको अक्षरा अभ्यास कराया गया। कहाँ कराया गया? उभय वेदांतपुरम जो सियाली के पास है। कौन से दिन? कौन से दिन? विजयदशमी के दिन। और कौन से ईयर? 1897 को। आगे चले, इसके बाद उन्होंने सियाली के एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। मतलब इसके बाद उनके सियाली के स्कूल में उनको क्या किया गया? दाखिला दिलाया गया। आगे देखते हैं, उनके देख रेख के लिए उनके नाना के भाई शुभ अय्यर, कौन है? शुभ अय्यर, ये प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि इनके फैमिली के ही लोग इनको पढ़ाने में क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। वो उनका नाम क्या है? शुभ अय्यर। ये एग्जाम से ऐसा भी सवाल बनेगा कि शुरुआती में जो उनके फैमिली के लोग थे, कौन थे, उनका नाम क्या था, जिन्होंने रंगनाथन साहब को पढ़ाया? तो क्या नाम देंगे? शुभ अय्यर। कौन थे वो? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। उनको यह कार्य सौंपा गया था, उनका देख रेख का, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी। आगे देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान वो 2 शिक्षक से प्रभावित हुए। ये जो एग्जाम में एक बहुत बार सवाल बनता है ना कि वो सबसे ज्यादा प्रभावित किनसे हुए शिक्षक में, तो आता है W.B. शेयर्स। ठीक है, हो सकता है आपके सवाल में एग्जाम में इन डिटेल सवाल बन जाए कि जब वो प्रारंभिक जीवन में थे, जब वो बचपन में थे, तो वो कौन से 2 शिक्षक से प्रभावित थे। तो आइए जानते हैं उनका नाम। उनका पहला नाम है अंतरामा अय्यर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कौन है? अंतरामा अय्यर। और दूसरा नाम है थिरुवेंकटाचार्यार। अगर हम गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो आप सही प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। ये कौन से शिक्षक थे? संस्कृत शिक्षक थे। कौन थे? संस्कृत शिक्षक थे। यहाँ से हो सकता है सवाल बन जाए आपका कि जब वो बचपन में थे, ठीक है, तो वो कौन से 2 शिक्षक से प्रभावित थे। तो इन 2 शिक्षकों का नाम आप याद रख लीजिएगा, अंतराम अय्यर और थिरुवेंकटाचार्यार। ये कौन थे? संस्कृत शिक्षक थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इन शिक्षकों से उन्होंने नैनारो, मतलब नैनार को तो आपको पता ही है, शैव भक्त को नैनार बोला जाता है, और अलवर इनको बोलता है वैष्णव भक्त। ठीक है, मतलब यहाँ से भी आपको हिस्ट्री का थोड़ा टच पता चल गया कि नैनार को हम शिव भक्त बोलते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं उसे हम लोग नैनार बोलते हैं, और जो विष्णु का पूजा करते हैं उसे अलवर बोलते हैं।
के जीवन और शिक्षाओं के बारे में सीखा। इन शिक्षकों से उन्होंने 2 बारों में सीखा, मतलब शिव जी के भक्ति के बारे में सीखा और विष्णु जी के भक्ति के बारे में सीखा। कौन सीखा? डॉक्टर यस रंगनाथन साहब इन दोनों से सीखा। आगे देखते हैं। इससे इन्होंने जीवन की गहराई और निर्णय क्षमता, मतलब डिसीजन कैपेसिटी सीखी, जो उनके आगे के जीवन में बहुत काम आया। देख रहे हैं इनका जो पढ़ाई है ना, मतलब एक तो एकेडमिक लेवल पे चल रहा है, अध्यात्म की ओर भी इनका पढ़ाई शुरुआत से ही स्टार्ट हो गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। आइए इनका पढ़ाई कहाँ से क्या से हुआ हम देखते हैं। इन्होंने अभी एक एग्जाम में यह सवाल बन गया था कि इन्होंने एसएम हिंदू हाई स्कूल, यही पूछ दिया था एग्जाम में कि जो स्कूल का नाम है वो क्या है, तो एसएम हाई स्कूल, ठीक है, सियाली में पढ़ाई की। ये 1908-1909 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। जो 10वां की जो पढ़ाई है ना, कहाँ से किया? सियाली गांव से किया। कौन से स्कूल की से किया? तो आपको पता है कि एसएम हिंदू हाई स्कूल से किया, ठीक है। और उनका डिवीजन क्या आया था? फर्स्ट डिवीजन आया था। आपको पता होगा मैट्रिकुलेशन को हम 10th का एग्जाम को मैट्रिकुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उस समय वो एनीमिया, बवासीर और हकलाने जैसे बीमारियों से पीड़ित थे, फिर भी सफलता प्राप्त की। अब सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहा होगा जब उनके पास एनीमिया की बीमारी होगी, हकलाने की बीमारी होगी और बवासीर जैसी चीज़ों की बीमारी होगी, उसके बाद भी वो व्यक्ति फर्स्ट आते हैं। उन समय में आप सोच लीजिए जब 1908-1909 में पढ़ाई कितना टफ रहा होगा। उस समय उन्होंने इन बीमारियों के ग्रसित होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे थे? टॉप कर रहे थे, फर्स्ट आ रहे थे। आगे देखते हैं हाई स्कूल में। अब आपसे सवाल ये भी बनेगा कि हाई स्कूल में वो कौन से शिक्षक से प्रभावित थे, तो देखते हैं। हाई स्कूल में वो पीवी सुब्रमण्यम अय्यर से प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए? पीवी सुब्रमण्यम अय्यर से प्रभावित हुए। अभी मैंने एक बात आपको बताया था कि जब वो बचपन में थे तो 2 शिक्षक से वो प्रभावित हुए और हाई स्कूल में पीवी सुब्रमण्यम अय्यर से प्रभावित हुए। आगे देखते हैं। मार्च 1909 में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में जूनियर इंटरमीडिएट कक्षा में प्रवेश लिया। मतलब जैसे उन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास किया, फिर उन्होंने क्या किया? मद्रास क्रिश्चियन इंटरमीडिएट कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉलेज में सीट कम थी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये पढ़ने में तो तेज थे ही, ठीक है। कॉलेज में सीट कम थी, लेकिन उनके एक शिक्षक ने इनको देखा, समझा, इनके बारे में जाना और देखा कि में प्रतिभा है, तो उसका एडमिशन इन्होंने ले लिया। सीट कम रहने के बावजूद भी रंगनाथन साहब का एडमिशन वहाँ पे हो गया। आइए देखते हैं। कॉलेज में सीटों की कमी थी, लेकिन रंगनाथन को सभी विषयों में उत्कृष्ट अंक के कारण चुना गया, क्योंकि एक डिस्टिनेशन मार्क होता है। जब आप देखेंगे कि 75% से नाम ऊपर नंबर आ जाता है तो ए आ जाता है या प्लस का साइन आता है। सब स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, प्रोफेसर स्कीनर ने उन्हें भीड़ में पहचान कर दाखिला दिया। अब देख लीजिए, जिन व्यक्ति का डेस्टिनेशन मार्क होता है, प्रोफेसर क्या होते हैं, वो दूर से ही पहचान जाते हैं। इस लड़के में चार्म है, इस लड़के में नॉलेज है। उन्होंने क्या किया? दूर में ही, भीड़ में ही उन्होंने रंगनाथन साहब को पहचान लिया और एडमिशन दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। रंगनाथन ने मार्च अप्रैल 1913 में बीए की डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। अब देख लीजिएगा कि उन्होंने मैट्रिक भी किया उत्तीर्ण, फिर उन्होंने क्या किया? 1913 में बीए। ये भी सवाल बना है कि उन्होंने बीए कब कंप्लीट की, तो आप क्या बताओगे? उन्होंने 1913 ईस्वी में बीए कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया, ठीक है। फिर बीए एमए का जो एडमिशन है 1913 में लिया, फिर एमए भी 1916 में इन्होंने कंप्लीट किया। यह भी सवाल एग्जाम में बना है कि एमए की पढ़ाई उन्होंने कब कंप्लीट की, तो एमए की पढ़ाई उन्होंने 1916 ईस्वी में कंप्लीट की। आइए देखते हैं। रंगनाथन ने मार्च 1913 में बीए की डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण ली, ये बात बता चुका हूं मैं आपको। उसी वर्ष जून 1913 में उन्होंने गणित विषय में एमए के प्रवेश लिया। ये सवाल भी बना है कि उन्होंने एमए किससे किया, तो उन्होंने एमए जो है मैथमेटिक्स से किया, मतलब गणित से किया। आगे देखते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड बी रोस उनके गुरु बने और दोनों के बीच एक आदर्श गुरु शिष्य संबंध विकसित हुआ। क्या हुआ? प्रोफेसर एडवी रोस और उनके गुरु बने और दोनों के बीच क्या हुआ? जो दोनों के बीच है एक गुरु शिष्य की संबंध बना। ये व्यक्ति जो है, इनसे ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब बहुत प्रभावित हुए। आगे चलते हैं।
वे कक्षा से ज्यादा कॉरिडोर में सीखते थे, बात करके सीखते थे, चर्चा करके सीखते थे, सीढ़ियों पे सीखते थे। हम लोग का एक आदत है कि हम लोग क्लास में पढ़ लिए, इनका जो पढ़ने का जो टेक्निक था ना वो अलग था। ये क्या करते थे, ये डिस्कस करते थे। कहाँ पे डिस्कस करते थे? सीढ़ियों पे डिस्कस करते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो पढ़ने का जो टेक्निक है ना वो अलग तरीके से डेवलप कर लिया था। ये देखते हैं, वे कक्षा से ज़्यादा कॉरिडोर में और सीढ़ियों में चर्चा करके सीखते थे। ये बात मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, अब सोच लीजिए इस व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्लास और लाइब्रेरी में जाकर नहीं पढ़ पा रहा है, यह व्यक्ति कॉरिडोर में सीख जा रहे हैं। ठीक है, यह व्यक्ति सीढ़ी पे बात करके सीख जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इन महान पर्सनालिटी को, आप समझ सकते हैं। इसलिए इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नहीं बोला जाता इन इंडिया, क्योंकि आप इनके जीवन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक इन बातों को समझे होंगे कि ये व्यक्ति किस टाइप के पर्सनालिटी था उस समय। सोच लीजिए, हम देखते हैं वे कक्षा से ज़्यादा कॉरिडोर और सीढ़ियों पर चर्चा से सीखते थे। उन्होंने बाद में अपने शिक्षण में भी अपनाया, मतलब पढ़ने में तो अपनाया ही, जब वो उन्होंने टीचर बने, आगे जब हम पढ़ाएंगे, जो इनका टीचिंग कैरियर स्टार्ट होगा, उन्होंने पढ़ाने में भी इन बातों को अपनाया कि जब उनके बच्चे इनसे मिलते थे तो इस सीढ़ी पे भी समझा देते थे, कॉरिडोर में बुला के समझा देते थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ कहाँ पढ़ते थे। कॉरिडोर में भी पढ़ाई कर लेते थे और पढ़ा भी देते थे, कॉरिडोर में, सीढ़ियों पे भी पढ़ा देते थे, मंच पे भी पढ़ा देते थे। मतलब जहाँ पे लोग मिल जाते थे उन्होंने वहाँ पे डिस्कशन चालू। मतलब आप समझ लीजिए कि इनके मतलब इनके लिए क्लासरूम वगैरह का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए उन्होंने शिक्षण तकनीक का कोर्स भी किया। ठीक है, एग्जाम में सवाल बना है कि उन्होंने एलटी का कोर्स किया था, एलटी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, ठीक है, बस सोच लीजिए कि जैसे अभी हम लाइब्रेरी कर रहे हैं ना, तो लाइब्रेरी के लिए कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। एक डिग्री की ज़रूरत होती है, जैसे आप इनके सबसे छोटा कोर्स होता है सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो CLIS होता है। फिर एक उससे बड़ा कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स जिसको हम लोग DLIS बोलते हैं। फिर एक बैचलर कोर्स होता है BLIS होता है। ठीक है, लेकिन टीचिंग में जाने के लिए आपको पता है या तो आपको DLED करना पड़ेगा या तो आपको BEd करना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हो या तो आप नेट क्वालिफाई होंगे, ठीक है, या तो आप JRF क्वालिफाइड होंगे। तो उस समय में LT की डिग्री होती थी, पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, LT की डिग्री ली। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात समझ आया होगा और आपको इस लेक्चर में मजा आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉलेज जीवन में उन्होंने कई शिक्षकों से गहरा संबंध बनाया, जिनमें वो शामिल हैं। कौन कौन व्यक्ति शामिल है? ठीक है, अभी ये बात आपके एग्जाम में एक बार पूछ दिया था। ठीक है, कौन सा शिक्षक के बारे में पूछा था? एक गणित के शिक्षक के बारे में एग्जाम में पूछा था, इनसे ये प्रभावित थे या नहीं प्रभावित थे। तो क्या है ना कि लोग कुछ एक दो लोग को याद कर लेते हैं, उन्हें समझ में आता है। सवाल थोड़ा इन डेप्थ पूछ लिया था कि जब वो कॉलेज जीवन जी रहे थे, कॉलेज जीवन में थे, उस समय गणित कौन से गणित के शिक्षक से वो प्रभावित थे। ठीक है, उस समय आप तारे गिनते रह जाओगे अगर इन बातों को आप कॉपी पे नोट्स नहीं करोगे, इसको रिवाइज नहीं करोगे, उस समय आप एग्जाम में तारे गिनते रह जाओगे। तो देखिए कौन कौन थे, आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप उसे सीख जाइएगा। प्रोफेसर मोफेट और प्रोफेसर JP मनिक्कम, ये भौतिकी में है, लेक्चरर थे, इनसे ये प्रभावित हुए हैं। प्रोफेसर सभेसन, ये वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर चिन्नाथंबी पिल्ले और LN सुब्रमण्यम, ये गणित के शिक्षक हैं, इनसे ये प्रभावित हुए। लेकिन प्रोफेसर रॉस, आप देख रहे हैं जो अभी आपने पढ़ा है, जो रॉस साहब हैं, उनसे ये जीवन भर क्या हुए, प्रीतम गुरु बने रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब रंगनाथन का जो टीचिंग कैरियर है वो कैसे स्टार्ट हुआ है, उनकी लाइब्रेरी के प्रति रुचि कैसे आई। मैं आपको एक बात बता दूं, जब इनको लाइब्रेरियन बनाया गया था ना, ठीक है, जब लाइब्रेरियन का पद सृजित हुआ तो ये गणित पढ़ाते थे, फिर ये लाइब्रेरी में इन्हें लाइब्रेरियन बना के भेज दिया गया मद्रास लाइब्रेरियन में। ठीक है, ये एक सप्ताह काम किए, उन्होंने बोला कि मुझे एकांतवास से दिक्कत है, इससे बढ़िया तो मैं पढ़ा ही रहा था, वो ज़्यादा बढ़िया है। फिर जो वहाँ के प्रिंसिपल हुए उन्होंने इनको समझाया कि आप देख लो, समझ लो, अगर आप इंग्लैंड उनको भेजा, इंग्लैंड के बाद अगर तुम्हें यह बात नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें लगेगा कि लाइब्रेरी ठीक चीज़ नहीं है, लाइब्रेरी साइंस ठीक चीज़ नहीं है, फिर मैं आपको उसी जगह जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो वहीं पे भेज दूंगा। तब जाके रंगनाथन साहब ने, उनकी जान में जान आई। ठीक है, नहीं तो उन्हें लग रहा था कि लाइब्रेरियन तो एकांतवास का जगह है। ठीक है, जब आप लाइब्रेरियन बनोगे आप भी ऐसा मत समझना कि एकांतवास का जगह है। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बुक से पढ़ने को मिलेगा, नॉलेज की प्राप्ति होगी, आपको अनुभूति सुख की होगी।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है अभी आप लाइब्रेरियन बनोगे फिर आपके दिमाग में यार इससे बढ़िया तो टीचिंग ही था। जैसे रंगनाथन साहब, अब देखिए रंगनाथन साहब का जब इंग्लैंड से घूम के आया ना, तो उनको कितना मजा आया लाइब्रेरियन बनने से। उन्होंने क्या क्या, तभी तो उन्होंने टीसी बनाया, क्लोन क्लासिफिकेशन पद्धति बनाया, फिर उन्होंने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लिखी, लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, हम इन सब बातों को देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। रंगनाथन का शिक्षण जीवन, ये बात मैं आपको बता चुका था, नहीं नहीं बताया था। देखिए 1917 ईस्वी में रंगनाथन को सब ऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस में नियुक्ति किया गया। अब देख लीजिए इनका जो पहला शुरुआत है ना 1917 में ईस्वी में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सब ऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस में इनकी नियुक्ति हुई लेक्चरर के रूप में। आइए देखते हैं किस टाइप का लेक्चरर के रूप में हुआ, असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में हुआ। 1917 से 1921 ईस्वी तक मैंगलोर और कोयम्बटूर के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में इन्होंने काम भी किया। मतलब 1917 और 1921, मतलब 4 साल इन्होंने असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में काम किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि इनका जो पहला जीवन कैरियर है वो 4 साल का था असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में। आगे देखते हैं। जुलाई 1921 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में गणित के असिस्टेंट प्रोफेसर बने, मतलब सहायक प्रोफेसर बने। यहाँ से इनको गणित पढ़ाने में मजा आने लगा। कब से? 1921 ईस्वी में। ठीक है, मंगलोर और कोयम्बटूर में उन्होंने फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाया, मतलब फिजिक्स भी पढ़ाया और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अलजेब्रा, मतलब मैथ का टॉपिक, त्रिकोणमिति और स्टैटिक्स पढ़ाया। मतलब प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने 3 मैथ के टॉपिक, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और स्टैटिक्स पढ़ाया। बात समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, अब समझ सकते हैं कि जो यशा रंगनाथन साहब हैं उनको मैथ में कितना मजा आता है। हमारे यहाँ बिहार में तो आप जानते ही हो, जनजात मैथ में सब अच्छे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इन बातों को छोड़ के। ये व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति, इंडिविजुअल मेथड ऑफ टीचिंग, अभी मैं इसी बात पे डिस्कस कर रहा था कि वो क्या करते थे, कॉरिडोर पे डिस्कशन कर लेते थे, सीढ़ी पे बैठ कर डिस्कस कर लेते थे, मंच पे बैठ कर डिस्कस कर लेते, जहाँ पे मिलो। मतलब इनका जो स्टाइल था ना वो यूनिक था, इंडिविजुअल मेथड ऑफ टीचिंग था। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ पाए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए, अभी इन बातों को हम देख रहे थे कि ये जो है ना वो कहाँ से सीखते थे। लेक्चर, मतलब बात करके, कॉरिडोर में बात करते थे, जहाँ पे मिल जाओ वहीं पे बात करते हैं, मतलब चर्चा करके सीखते थे। मतलब इन बातों को आप समझिएगा, ये डिस्कशन पे इनका जो शिक्षा का पैटर्न था, जो है ना इनका जो शिक्षा का पैटर्न है वो डिस्कशन पर आधारित था। ठीक है, उन्होंने, आगे देखते हैं, इसी बात को उन्होंने लिखा है, उन्होंने चर्चा आधारित शिक्षण विधि को सक्रिय रूप से अपनाया। यही बात मैंने आपको बताया था। ये कक्षा में लाइव एग्जांपल देते थे। जैसा मान लीजिए इकोनॉमिक्स की बात चल रही हो या फिर किसी चीज़ की बात, हम कैसे लाइव एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है, यहाँ पे जीडीपी घट रहा है। तो इसी टाइप से रंगनाथन साहब क्या करते थे कि जो लाइव एग्जाम्पल चल रहा है उन बातों को उठाते थे और बच्चों को बताते थे। आपको लाइव एग्जाम्पल से ये बात ज़्यादा समझ में आ जाता होगा कि क्या चल रहा है, क्या कंटेस्ट में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। इन कक्षाओं को उन्होंने जीवंत, उद्देश्यपूर्ण और भागीदारी से भरपूर होती थी। मतलब पार्टिसिपेशन मेरा करने का मतलब, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो या क्लास में मेरे पास बैठे हुए हो और आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब मैं बात कर रहा हूँ और आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी और मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन बातों को आप समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कक्षा तालियों को गूंज से भरी होती है, मतलब तालियां बजवाते थे। ठीक है, बजवाते थे या लोग खुद मारते थे। ठीक है, क्योंकि अगर लेक्चर बढ़िया होगा तो आपको पता है स्टूडेंट बहुत मजा लेता है और तालियां भी बजाता है। आगे देखते हैं। उन छात्रों को नई विषय वस्तु पर शोध, मतलब रिसर्च, ठीक है, पुस्तकों से जानकारी एकत्र करना और आपसी चर्चा के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित किया। इन्होंने, देखिए उसी टाइम पे इन्होंने बोला कि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप रिसर्च करो, उन चीज़ों पे जाके टाइम लगाओ, उस बारे में गहन अध्ययन करो और निकालो क्या इनपुट निकल सकता है उन सब चीज़ों से। अब सोच लीजिए किस समय की मैं बात बता रहा हूँ, 1922-23 की बात बता रहा हूँ। इस समय इन्होंने वो रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन करके सीखने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका माइंडसेट कितना बड़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। चलिए, उन्होंने कई सेमिनार और
कोलोकेशिया, एक वर्ड आपको आ गया, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया क्या है? कोलोकेशिया क्या है? जो एकेडमिक सेमिनार होता है ना, जो विद्वान लोग जो होते हैं, इनका जो सेमिनार होता है ना, किसी टॉपिक पे होता है, इसी को हम लोग कोलोकेशिया बोलते हैं। इसका भी आयोजन किया। लाइब्रेरी साइंस पढ़ाते समय उन्होंने इन्हीं पद्धति को ज़्यादा जो उसके साथ अपनाया। जब वो लाइब्रेरी साइंस पढ़ाना शुरू किए तो इन बातों को उन्होंने बहुत जोर से या जोश से सिखाया। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। आगे चले। उनके क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, अभी तो मैंने उनकी टीचिंग की एक्टिविटी को देखा, अब क्या क्या एक्टिविटी है उन बातों को भी हम देख लेते हैं। 1921 से 23 तक 1921 से 23 तक वे मद्रास टीचर्स गिल्ड के गणित और विज्ञान विभाग के सचिव रहे। मतलब ये सेक्रेटरी भी रहे किसके? मद्रास टीचर गिल्ड के गणित और विज्ञान विभाग के, मतलब मैथ और साइंस के ये सेक्रेटरी भी रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक जागरूकता फैलाने के लिए कई लेक्चर लिए। मतलब वो तो पढ़ाते ही थे, लेकिन पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी इन्होंने लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र निर्माण में एकरूपता और मानकीकरण लाया। अभी एक बात समझ में आ रहा होगा कि एक बात आप सुने होंगे अभी, जो इसको मैं लाइव एग्जांपल से बात समझाता हूँ आपको। आप एक वर्ड सुने होंगे, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कभी देखते हो किसी का नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर बढ़ गया, ठीक है, किसी का 20 नंबर बढ़ गया, किसी में 25 नंबर बढ़ गया। किन्हीं को इस बात को समझ में नहीं आता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो एक नियम क्रिकेट में चलता है, डकवर्थ लुईस नियम। ना किसी को डकवर्थ लुईस नियम समझ में आया, ना तो जो एग्जाम देने वाले व्यक्ति हैं उनको नॉर्मलाइजेशन समझ में आता है। उम्मीद करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो रंगनाथन साहब है ना, उन्होंने क्या किया कि अगर 2 बार पेपर बैठ रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। मतलब उसके स्टैंडर्ड्स पे काम किया। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्न पत्र निर्माण में एकरूपता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, सेम व्यक्ति 2 जगह बैठ रहा है और वही एग्जाम के लिए बैठ रहा है, तो उनका प्रश्न पत्र क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप जब आर्टिकल पढ़ते हो, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो, तो एक चीज पढ़ते हो ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सबके लिए जो कानून है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी एग्जाम के लिए कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो उन दोनों व्यक्ति के लिए जो पेपर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया। उसका मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड लाया। मतलब वही बात बोल रहे हैं कि एक तो मान लीजिए कि पेपर सेम है और स्टैंडर्ड भी सेम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। अ, निजी विद्यालय, जो विद्यालय है, उनके शिक्षकों के लिए पेंशन सुविधा शुरुआत करने उनके लेखों और पत्रिका लेखन के माध्यम से हुई। मतलब जो जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए पेंशन की जो सुविधा है, उन्होंने लेखों और पत्रिका के माध्यम से ये बात लाया, उजागर किया। ठीक है, देखिए आगे देते हैं। उन्होंने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया। मतलब एक सोसाइटी है जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी है, उसको क्या किया इन्होंने अपने काम के दम पे, और उसको क्या किया, बोल्ड बनाया, सुदृढ़ बनाया। आगे चलते हैं। वह गणितीय क्षेत्र में लोकप्रिय और सक्रिय आयोजक के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो इनका जो मन है ना, वो लाइब्रेरी साइंस में नहीं लगता था। ठीक है, जब वो इंग्लैंड से लौटे ना, तभी इनका मन लाइब्रेरी साइंस में लगा। इससे पहले इनको मजा आता था मैथ पढ़ाने में। ठीक है, इसलिए ये मैथ के पे काम कर रहे थे उन समय में। आगे देखते हैं। उनके मित्रों ने उनके काज के प्रति दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यक्त किया है। एक स्टेटमेंट है, हमारा अधिकार केवल अपने कार्यों को करने तक है, उसके फल पाने तक नहीं। फलों से आकर्षित मत हो जाओ। यह बात उनके मित्र उनके बारे में बोलते थे। ठीक है, उनको बताया। आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में हम बात करते हैं। अब यहाँ जो पुस्तकालय विज्ञान है ना, जो रंगनाथन कैसे गए, इस बात का चर्चा हम करते हैं कि भाई इनको तो मन लगता था मैथ पढ़ाने में, ये तो टीचर थे। लाइब्रेरियन कैसे बने, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कैसे शुरुआत की, तो इस बातों को हम धीरे धीरे सीखते हैं। आगे चलते हैं। अकस्मात शुरुआत हुई किनकी? रंगनाथन साहब की। कैसे हुई हम देखते हैं। जनवरी 1924 में रंगनाथन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में गणित के अध्यापक पत्र से त्याग देकर मद्रास विश्वविद्यालय के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने। यहाँ से एक सवाल आपका पहले बनेगा, उस बात को हम इसको समझा देते हैं। पहले जो सवाल बनेगा ना कि जो लाइब्रेरियन के रूप में जैसा रंगनाथन साहब है ना, उनकी शुरुआत कब हुई, तो पहला बनेगा 1924 ईस्वी। कौन से विश्वविद्यालय में? तो मद्रास यूनिवर्सिटी में। सवाल खत्म हो गया। लेकिन इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। क्या मैं समझाने वाला हूँ कि इनका मन क्या लग रहा था? मैथ पढ़ाने में।
उसी समय 1924 ईस्वी में लाइब्रेरियन का पद सृजित हुआ। तो इनके प्रचार साहब ने इनको समझाया, इनको जिम्मेदारी दी कि आप वहाँ पे इसको आप रिजाइन दे दो और वहाँ पे आप लाइब्रेरियन का पद जो है आप ग्रहण कर लो। तभी डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने वहाँ से लेक्चरर का पद से रिजाइन दिया, ठीक है, और क्या किए, मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन पद में अपॉइंट हो गए। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई, आपको समझ में आया? ठीक है, 1924 में क्या बन गया वो, टीचर से क्या बन गया, लाइब्रेरियन बन गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वह कभी पुस्तकालय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, मतलब वो कभी लाइब्रेरियन बनना नहीं चाहते थे। यह कार्य उनके लिए परिस्थिति के कारण स्वीकार किया गया था। यही बात जो मैं आपको बोल रहा था, उनके जो प्रिंसिपल है ना, उनको उनके सामने ये परिस्थिति रखा था कि आप यहाँ से रिजाइन कर लो, आप वहाँ पे चले जाना। यही बात उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है। आगे देखिए उन्होंने क्या बोला, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं पुस्तकालय अध्यक्ष बनूं, शायद विधि ने मुझे ऐसा बनाया, मतलब भगवान ने ऐसा बनाया, ठीक है, परंतु बाद में मुझे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। क्यों पछतावा होगा भाई, इन्होंने कितने काम किए हैं लाइब्रेरी साइंस में, आप देखोगे ना तब अमूल चूल परिवर्तन किए। क्लोन क्लासिफिकेशन जब आप देखोगे ना तो आप समझोगे कि बुक की जो क्लासिफिकेशन पर करने की पद्धति है कितनी अच्छी पद्धति है क्लोन क्लासिफिकेशन। उन्होंने लाइब्रेरी के बारे में लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखा, ठीक है, उन्होंने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स लाया, ठीक है, 5 लॉज लाया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक फील्ड में कितनी ख्याति प्राप्त कर सकता है, तो उसे पछतावा होगा, जाहिर है कि पछतावा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, लगभग 40 से 50 स्लाइड है, अभी हम चौथा 5वें स्लाइड पे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इन डेप्थ हमें जाना है। हम कहाँ जहाँ जहाँ पे हमें वर्टिकल रहना होगा वर्टिकल रहेंगे, जहाँ हमें हॉरिजॉन्टल रहना होगा हॉरिजॉन्टल रहेंगे। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल का मतलब जहाँ हमें इन डेप्थ जाना होगा हम इन डेप्थ जाएंगे, जहाँ पे हमें ऊपर ऊपर से सीखना होगा हम वहाँ वहाँ पे ऊपर ऊपर से सीख लेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं उनका प्रारंभिक असंतोष क्या था, अनसेटिस्फाइड क्यों थे। वही बात, नियुक्ति के सप्ताह भर बाद ही वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल डंकन के पास लौटकर बोले, मैं रोज एक एकाकी कारावास को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वही बात बोल रहा हूँ, लाइब्रेरियन बनना आप चाह रहे हैं, यही बात आपके साथ भी घटेगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, मैं रोज इस एकाकी कारावास को सहन नहीं कर पा रहा। कॉलेज के जीवन से कितना अलग है ये सब। मतलब जो व्यक्ति क्लास में जाके 20 25 50 60 लोगों को या 100 लोगों को या 200 लोगों को लेक्चर लेता है, उसको इंटरेक्ट करता है, उनसे बात करता है, उन चीज़ों को करता है, कहीं पे एक ऑफिस में जाके आप बैठ के आप लाइब्रेरी का क्लासिफाई कर रहे हो, कैटलॉगिंग कर रहे हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हो, मजा आएगा? जाहिर ही मजा नहीं आएगा। लेकिन जिन बातों को आपको मजा करने वाली बात है, जब आप इसे समझ जाओगे सीख जाओगे, लाइब्रेरियन का जो जॉब है ना बहुत मजे की जॉब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। अब देखिए उन्हें प्रिंसिपल साहब ने उन्हें क्या समझाया, प्रिंसिपल साहब ने उन्हें समझाया और वादा भी किया, यदि इंग्लैंड से लौटने के बाद भी आपको यह काज मतलब इंटरेस्टिंग ना लगे तो आपको कॉलेज में पुनः नियुक्त कर लिया जाएगा। मतलब इस बात से खुश हुए कि भाई अगर हम इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाने के बाद अगर उनको लाइब्रेरी साइंस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उनको उन्हें फिर से जो पुराना पोस्ट है जो मैथ के असिस्टेंट लेक्चरर हैं उन्हीं पे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंट करा दिया जाएगा। यहाँ तक कहानी समाप्त हुआ कि 1924 ईस्वी तक उनको मन नहीं लग रहा था लाइब्रेरियन बनने में, फिर भी उन्होंने 1924 ईस्वी में क्या किए, मद्रास यूनिवर्सिटी में वो लाइब्रेरियन के पद पे काम किए। अब उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, इंग्लैंड भेजा जाएगा। कहानी को आगे बढ़ाएं, चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड की यात्रा, जहाँ से उनका लाइब्रेरी साइंस का जीवन का कैरियर का शुरुआत होता है। चलिए देखते हैं इंग्लैंड यात्रा, जीवन बदलने वाला अनुभव। सितंबर 1924 में वह इंग्लैंड अध्ययन हेतु गए और जुलाई में 1925 में लौटे। 24 में गए, सितंबर 24 में गए और 25 में लौट गए। वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति से मिला, W.B. सेयर्स। यहीं से इनका बदलाव आएगा लाइब्रेरी साइंस के प्रति। आगे देखते हैं, वे W.B. सेयर्स, W.C. वेरविक सेयर्स, ठीक है, के संपर्क में आए, जो लंदन विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियनशिप के लेक्चरर और कोयडन पब्लिक लाइब्रेरी का प्रमुख थे। यह भी सवाल बनता है कि वो किनसे मिले, उनका नाम क्या था, वो कहाँ के लाइब्रेरियन थे। इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जिनसे मिले W.B. सेयर से, वो लंदन विश्वविद्यालय के क्या थे, लाइब्रेरियन थे। ठीक है, लाइब्रेरियनशिप के लेक्चरर थे
और क्रोडन पब्लिक लाइब्रेरी के क्या थे, प्रमुख थे। सेयर के मार्गदर्शन में रंगनाथन ने कई पुस्तकालयों का दौरा किया। मतलब जब अब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी का क्या किया, उन्होंने दौरा किया और समझा कि क्या सिस्टम है, लोगों को देखा कि यहाँ पढ़ने की रुचि कैसी है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे सिस्टम को देखा कि कौन सा सिस्टम यहाँ अपनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मद्रास में रंगनाथन की गतिविधियां, जब ये रिटर्न हुए तो इन्होंने क्या क्या गतिविधियां अपनाया, उन बातों को हम देखते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का पुनर्गठन, जिस पोस्ट पे वो थे, किस पोस्ट पे थे, मद्रास यूनिवर्सिटी में 1924 में बने थे। 1924 में वो बने थे लाइब्रेरियन, ठीक है। जब वो लाइब्रेरियन बने तो इंग्लैंड के लौटने के बाद रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नया रूप देने का कार्य शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में देखा कि वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ के लोग पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाइब्रेरी का क्या स्कोप है, वही स्कोप उन्होंने भारत में करना चालू किया। उनकी प्राथमिकता क्या थी? पाठकों की संख्या बढ़ाना। जो आपके पास जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में पाठक जो है ना उसको इंक्रीज करना। भाई जितना मान लीजिए 10 है तो 10 से 100 करना, 1000 करना। ये किनका उद्देश्य हो गया? सर रंगनाथन के। उन्हें अधिक सुविधाएं देना, मतलब उनको एमिनिटीज प्रदान करना, और पुस्तकालय को सेल्फ एजुकेशन का केंद्र बनाना। आपको पता है पुस्तकालय एक सेल्फ एजुकेशन का केंद्र है, उसमें कोई आपको पढ़ाता नहीं है, ठीक है। उसमें आपको खुद जाके सीखना होता है। एक बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो एजुकेशन है ना वो दो प्रकार का एजुकेशन है। एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। उम्मीद करते हैं आप फॉर्मल इनफॉर्मल वाला लेक्चर आप मेरा देख चुके होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जन जागरूकता और प्रचार के बारे में बात, ठीक है। उन्होंने आम जनता को पढ़ने के महत्व से अवगत कराने के लिए जनसंचार माध्यम मतलब मास मीडिया का प्रयोग किया। मास मीडिया का मतलब ये होता है, ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, ठीक है, जो नेट का सिलेबस है, तो वहाँ पे हम मास मीडिया के बारे में इन डिटेल्स आपको बताऊंगा कि मास मीडिया का काम कैसे होता है, ग्रुप कैसे है, ठीक है, इंटरपर्सनल क्या है, पर्सनल क्या है, ट्रांसपर्सनल क्या है। इन सब बातों को हम कॉम्बिनेशन के चैनल पढ़ेंगे ना चैप्टर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, इन बातों को हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, उन्होंने आम जनता के लिए मास मीडिया के माध्यम से इसको अवगत कराया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, हम कितने लोगों से जुड़ पाएंगे? 5-10 लोगों से। जैसे हम किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं या फिर इंटरनेट पे कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो इससे कितने लोग कनेक्ट होगा? जैसे मैं यूट्यूब पे अपना लेक्चर को डालूंगा, तुम कितने लोग इसे देखेंगे? मास में लोग देखेंगे। मतलब ये क्या हुआ, एक टाइप का मास मीडिया हुआ, ठीक है। जैसे कोई आप लेक्चर या फिर कोई न्यूज़ है ना, जो मतलब एज ए प्रिंट में या तो फिर डिजिटल में जब चलता है तो कितने लोग को प्रभावित करता है? 1-2 लोगों को प्रभावित नहीं करता है, पूरे देश को प्रभावित करता है, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है। तो ये क्या है? एक मास मीडिया है। आपको उम्मीद करते हैं मास मीडिया क्रक्स में समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पुस्तकालय को उन्होंने एक सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, मतलब कल्चरल बनाया। मतलब सिर्फ जो लाइब्रेरी है ना उसको सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखा, कल्चरल में हुआ कि वहाँ प्रोग्राम हुए, कल्चर से भी उसको जोड़ के रखा, उसको बौद्धिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया। आगे चलते हैं। इसके प्रभाव से मद्रास सरकार ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय को वार्षिक अनुदान देना शुरू कर दिया। अब देख लीजिए कि वार्षिक मद्रास यूनिवर्सिटी में मद्रास का सरकार ने अब क्या दे रहे हैं? ग्रांट दे रहे हैं। क्यों ग्रांट दे रहे हैं? ग्रांट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, लाइब्रेरी का विकास हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, भौतिक गतिविधियां चल रही है। तो मद्रास सरकार ने भी क्या किया? उनको ग्रांट दिया। उम्मीद करते हैं ये स्लाइड भी आपको समझ आया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान की महान अवधारणा यहीं से विकसित हुई। अब देखिए ना, जो लाइब्रेरी साइंस है ना, अभी हम कहाँ पे थे? मद्रास में थे। उम्मीद करते हैं आपको मद्रास समझ में आ रहा होगा। मद्रास का अभी उसका नया नाम चेन्नई है, ठीक है। तो अभी हम चेन्नई में हैं। मद्रास मतलब 1924 में जहाँ पे लाइब्रेरियन बने हैं, वहीं पे ये अवधारणा लाइब्रेरी साइंस का जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लॉ पढ़ोगे, कैनन्स पढ़ोगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम 5 लॉज पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो क्या क्या जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया हुआ जो 5 लॉज है वो क्या है, ठीक है, उन बातों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। रंगनाथन ने यहीं पे पुस्तकालय विज्ञान की कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा विकसित की। कहाँ पे? मद्रास यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मानक सिद्धांत, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, हम इसको आगे इन डिटेल्स देखेंगे जब हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे ना। इसमें हम पूरा डिटेल्स इन बातों को बात करेंगे कि क्या लॉज है, क्या काइनेंस है, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। रंगनाथन की विशेषता यह थी कि वो पुस्तकालय विज्ञान के लिए एक दार्शनिक आधार और वैज्ञानिक सिद्धांत खोजने का प्रयास करते थे। कौन?
रंगनाथन साहब आगे चलते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उन्होंने अनुभवों ने उन्हें यह पहचानने में मदद की कि किन क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मद्रास यूनिवर्सिटी में जब वो काम कर रहे थे, काम करते करते एक बात आपको समझ आया होगा कि जैसे ही आप कोई काम करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये बात समझ में आया कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, कौन से काम करने से हमें ये काम नहीं करने से क्या दिक्कतें नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने साइंटिफिक तरीकों से सीखा। मतलब जब वो मद्रास यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होंगे, जैसे जब वो बुक को सॉर्टिंग कर रहे होंगे या बुक को क्लासिफाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उनसे उन्होंने क्या क्या इनपुट निकाल के क्या क्या उन्होंने सीखा, इन बातों को उन्होंने 5 जो लाइब्रेरी के जो 5 नियम है उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। क्या है वो 5 नियम, इन बातों को देखते हैं। एग्जाम में ये सवाल यहाँ पे बनेगा कि जो रंगनाथन साहब है ना, उनका जो 5 लॉज क्या है, एक एक नियम को आप रट जाइएगा, ठीक है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सबसे पहले यह है कब आया, 1931 में। रंगनाथन ने 1931 में अपने दार्शनिक चिंतन को, वही जो चिंतन है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में प्रकाशित किया। हम जो नेक्स्ट लेक्चर है ना 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उनको इन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, इसका इम्प्लीकेशन को पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी आवर कौन से रूल में आएगा, ठीक है, ओपन सेल्फ सिस्टम कौन से रूल में आएगा, हम टाइम कहाँ पे बचाएंगे, इन सब बातों को हम इन डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप ये जान लो कि इसके कितने नियम है, 5 नियम है। कौन है? पुस्तक उपयोग के लिए होती है, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाया जाए, पुस्तकालय एक जीवंत इकाई है। मतलब 5 है। सवाल ये बनेगा कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पहला लॉज क्या है, तो आप देख रहे हो पहला लॉज क्या है, पुस्तक उपयोग के लिए होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा क्या है, हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो दूसरा लॉ है, हर पाठक को उसके पुस्तक मिले। तीसरा क्या है, हर पुस्तक को उसको पाठक मिले। पहला क्या मिल रहा है, आप मेरा एक शॉर्ट्स देखे होंगे, शॉर्ट्स में मैंने एक बात को बताया, रंगनाथन साहब की एक कॉन्सेप्ट है, त्रिमूर्ति सिद्धांत है, उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। उनका जो त्रिमूर्ति सिद्धांत है, एक तो है पाठक, दूसरा है पुस्तक, और तीसरा है कर्मचारी। इसको हम ट्रायंगल बना लें अगर मान ले तो, ठीक है। इसको हम अलग एंगल से देखते हैं। जो पाठक है ना, वो पूरे लाइब्रेरी साइंस का हीरो है। क्या है? हीरो है। हीरो किससे मिलना चाहेगा? हीरोइन से मिलना चाहेगा। तो पुस्तक क्या हो गया? हीरोइन है। क्या है? हीरोइन है। अगर कर्मचारी को हम लड़की का बाप मान ले तो मिलाएगा इन दोनों को कौन? लड़की का बाप। जैसे हम एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे हम जब भी बुक का सॉर्टिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कौन करता है? लाइब्रेरियन करता है। मतलब वो कर्मचारी करेगा, जो लाइब्रेरियन करेगा, तो उसे कौन मिलाएगा? अगर आप पाठक कोई आता है, उसको पुस्तक चाहिए, उसको देने वाला व्यक्ति कौन होगा? कौन होगा? कर्मचारी होगा। तो इन बातों को आप समझिए। इन बातों पे पूरा लाइब्रेरी साइंस इसी पे डिस्कशन करता है कि पाठक को पुस्तक कैसे मिले, पुस्तक पाठक के पास कैसे मिले। इसीलिए रंगनाथन साहब ने 2 रूल बनाए। रूल नंबर 2 क्या है 5 लॉज में, कि हर पाठक को उसको पुस्तक मिले और हर पुस्तक का उसका पाठक मिले। इन बातों को आप इस कॉन्टेस्ट में भी सीख लीजिएगा कि उनका जो त्रिमूर्ति सिद्धांत है, पाठक, पुस्तक, कर्मचारी। जो पाठक वो हीरो है, पुस्तक है जो हीरोइन है, कर्मचारी क्या है? वो लड़की का बाप है। क्या करेगा? इन दोनों को क्या करेगा? मिलाएगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ में आया होगा। चौथा क्या है? पाठक का समय बचाया जाए। पांचवा क्या है? पुस्तकालय एक जीवंत इकाई है। क्या है? पुस्तकालय एक जीवंत इकाई है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपका बन जाएगा इस स्लाइड में, इसलिए मैं आपको कहता हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इनको जो ये जो नियम बनाए ना 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इनको प्रेरणा कहाँ से मिले? तो हम इनको जो प्रेरणा है ना, मनु से मिली। ठीक है, आइए देखते हैं। रंगनाथन ने स्वयं बताया, रंगनाथन ने स्वयं बताया कि उन्हें इन नियमों की प्रेरणा मनु, जो धर्मशास्त्र के रचयिता हैं, उनसे मिली। उन्होंने मनु के लिए एक कोटेशन भी बोला। क्या बोला? ज्ञान को उन तक पहुंचाना है जो उससे वंचित है। मतलब उस व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाना है जिससे वो वंचित है। जैसे आप देख रहे हो, जो हमारा जो इंडिया है ना, वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो आप देखते हो ना, जो हमारे यहाँ जो पॉलिसी आती है, आप जब पढ़ते होगे प्रेम्बल, तो उसमें एक बात लिखा होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब वो क्या करती है, सरकार क्या क्या पॉलिसी लाती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान लाई, या फिर हर टाइम मिड डे मील लाई। क्यों लाती है? कि जो वंचित लोग हैं ना, जो शिक्षा से वंचित थे ना, वहां तक उन बातों को पहुंचाया जा सके। तो क्या है, आप रंगनाथन साहब का भी यही था
कि उनको जो वंचित है उन तक क्या पहुंचाया जा सके, ज्ञान पहुंचाया जा सके। जो अभी जो हमारा जो डीपीएसपी में जो लिखा गया है, जो आप पॉलिटी पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे जो भाग 4 पढ़ोगे जो डीपीएसपी का है, वहाँ पे भी क्या करता है, जो भारत जो है ना वो वेलफेयर स्टेट है, क्या करता है, लोक कल्याण के लिए काम करता है, ठीक है। उसी टाइप से रंगनाथन साहब भी वही बात कर रहे हैं, ये भी कल्याण की बात कर रहे हैं, ये भी डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। ज्ञान को उन तक पहुंचाना है जो डिप्राइव्ड हैं, जो वंचित हैं, और सबको यही समझ की शिक्षा देना है। यह सेवा पृथ्वी का दान करने से भी बड़ा है। ये कौन बात बोले, ये कोटेशन किनका है, रंगनाथन साहब पे। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल ये छप जाएगा, ये कोटेशन किस व्यक्ति ने बोला, तो आप क्या बता दोगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्या बोलोगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आप समझते हैं कि इनके नियम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या व्यापकता है, इन बातों को हम समझते हैं जो नियम ये बनाया है। ये 5 नियम जो है ना, पुस्तकालय विज्ञान के हर उपकरण और तकनीक का दार्शनिक आधार है। मतलब ये बात आप समझ लेना कि इसका जो है ना वो दार्शनिक आधार कौन है, जितने भी लाइब्रेरी साइंस पे जो काम होगा उसका जो दार्शनिक आधार होगा ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही होगा। आगे चलते हैं। ये नियम पुस्तकालय, सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है। जब हम आगे जब इंफॉर्मेशन सेंटर में जाएंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाएंगे, जब यूनिट 3 का जो चैप्टर है ना, वहाँ पे देखेंगे ये वाला भी जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना, वहाँ भी ये इम्प्लीमेंट होएगा। ठीक है, तो जब हम इनका इम्प्लीकेशन को पढ़ेंगे जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वहाँ पे आप देखोगे कि एक एक छोटी छोटी बारीक बातों पे भी जो है ना रंगनाथन साहब ने बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया है। मैं आपको जब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन डिटेल डिस्कशन करूंगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि कैसे कैसे रंगनाथन साहब ने किन 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 चीज़ों को जोड़ा है। आगे चलते हैं। इन नियमों को किसी भी प्रणाली पर लागू किया जा सकता है यदि पुस्तक की जगह उत्पाद, सेवा और पाठक की जगह ग्राहक शब्द लिख दिया जाए। इन बातों को इन्होंने बताया कि अगर इनको इंटरचेंज भी नाम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। बाद में रंगनाथन ने पुस्तक शब्द की जगह डॉक्यूमेंट शब्द की प्रयोग किया। क्यों ऐसा किया, इन बातों को मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पुस्तक शब्द से ये कंसाइज वे में हो जाता है कि एक छोटा मतलब ये एरिया होता है। जैसे हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे मैगजीन्स भी आ जाती है, चीज़ें भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इसको बुक से हटा के इसको क्या किया, डॉक्यूमेंट शब्द का यूज किया, ताकि सभी प्रकार की सूचना सामग्री को शामिल किया जाए। ये बात मैंने आपको बताया। ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि इस एरिया को बढ़ाया जाए, वाइडर किया जाए। ठीक है, अगर हम बुक बोल रहे हैं तो ये कंसाइज वे में है, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं तो ये एक वाइडर एज में हो जाता है। तो बाद में क्या, रंगनाथन साहब ने बुक की जगह पे डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में कि रंगनाथन साहब ने बुक शब्द की जगह पे किस शब्द का उपयोग किया, तो आप क्या बताओगे, डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग किया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ से एक सवाल और बनेगा कि जो दस्तावेज है ना, उन डॉक्यूमेंट्स को थाउट एनर्जी के वाहक कहा। इन्होंने बोला डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो लाइब्रेरी साइंस के फादर है इंडिया में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इनके प्रमुख ग्रंथ और योगदान। अभी जब ये बात हम पढ़ रहे थे ना, ऐसे इनके बारे में मैंने बहुत सारे बुक्स जैसे जैसे डेवलप करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कौन सा बुक लिखा। लेकिन अभी के लिए जब दार्शनिक जब लॉज पढ़ रहे हैं तो इन्होंने 5 नियमों को व्यवहार में लाने के लिए इन बुकों को लिखा। जो वो 5 नियम जो अभी मैंने पढ़ा है, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको बताने के लिए इन्होंने ये 4 बुकों को लिखा है। ठीक है, आइए समझते हैं। 5 नियमों को व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने औजार और विधियां विकसित की, जिनके प्रमुख हैं क्लोन क्लासिफिकेशन। एग्जाम में सबसे पहले यही पूछेगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन का कब प्रकाशन हुआ, 1933 में। ये क्या है, पुस्तकालय विज्ञान वर्गीकरण की नवीन प्रणाली है। क्या है, मैं आपको एक बात पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक वर्गीकरण की प्रणाली डीडीसी है, जिनको बनाया है मेलविल डेविस साहब ने। वो अमेरिका के क्या है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं। ठीक है, मेलविल डेविस। वो ये भी एक वर्गीकरण पद्धति है। मैं आपको पिछला लेक्चर में एक बात और बताया था, एक वर्ड बताया था कि एक क्लासीफायर होता है। ठीक है, क्लासीफायर होता है, एक वर्ड होता है क्लासिफिकेशनिस्ट होता है। इन बातों को भी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि क्लासीफायर वो होता है, जैसे मैं एग्जांपल से ले लूँ कि मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। उस किताब को जो लाइब्रेरियन है ना, वो किसी कोई भी बुक को या तो ऑथर के हिसाब से बांटेगा या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांटेगा। जिस हिसाब से उस क्लास के रूप में बांटेगा, जो बांटने वाला व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा, क्लासीफायर हो जाएगा। मतलब लाइब्रेरियन क्या हो जाएगा, जो लाइब्रेरियन बांट रहा है वो क्या हो जाएगा, क्लासीफायर हो जाएगा।
क्लासिफिकेशनिस्ट क्या होगा? क्लासिफिकेशनिस्ट वो होगा जो जिस नियम से वो बुक बट रहा है, अगर वो डीडीसी से बुक को सॉर्टिंग कर रहा है, अगर वो सीसी से बुक को सॉर्टिंग कर रहा है, तो जो उस नियम को बनाएगा, जैसे डीडीसी को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? मेलविल डेविस साहब है, और सीसी को बनाने वाले व्यक्ति कौन से हैं? वो है एस आर रंगनाथन। तो एस आर रंगनाथन क्या हो जाएंगे? क्लासिफिकेशनिस्ट हो जाएंगे। मेलविल डेविस साहब क्या हो जाएंगे? क्लासिफिकेशनिस्ट हो जाएंगे। मतलब मोटा मोटी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जो व्यक्ति बुक को सॉर्ट करेगा वो क्या होगा? बांटेगा, क्लास के रूप में बांटेगा, वो क्या कहलाएगा? क्लासिफायर कहलाएगा। लेकिन जो व्यक्ति उस नियम को बनाएगा वो क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशनिस्ट कहलाएगा। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्या हो जाएंगे? क्लासिफिकेशनिस्ट हो जाएंगे। और मेलविल डेविस साहब क्या हो जाएंगे? क्लासिफिकेशनिस्ट हो जाएंगे। वैसे तो मैं बहुत नाम बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वो बात बताऊंगा तो आपके आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जिस जिस बातों को मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ, वही वही बात मैं आपके सामने रिवाइज करूंगा, जिससे आप लिंक बिठा सकोगे। आगे चलते हैं। दूसरा इन्होंने बनाया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रिपल सी बोलते हैं। इसका प्रकाशन 1934 में हुआ। ये क्या है? कैटलॉग बनाने का कोड है, वर्गीकृत कैटलॉग कोड। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम यूनिट 2 चलेंगे, वहाँ पे हम नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। वहाँ पे हम ये क्लासिफिकेशन और जो कैटलॉगिंग है ना, ये पूरी यूनिट है, इसको हम थियोरी में भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। बुक का क्लासिफिकेशन, ये बुक है भारत में, इस इतिहास को, इसको क्लासिफिकेशन पद्धति में डीडीसी में कैसे लिखेंगे, सीसी में कैसे लिखेंगे, कोड हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैटलॉग कोड। तो हम इन बातों को सीखेंगे। तो ये पूरी यूनिट है, परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम इसको, हम यूनिट नंबर 2 में इसको इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इस बात को आप जानिए कि जो क्लासिफिकेशन का जो बुक है सीसी, उसका प्रकाशन कब हुआ? 1933 में। और दूसरा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो प्रकाशन हुआ 1934 में हुआ। अब उन्होंने एक बुक लिखा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन करके। कौन सा बुक है? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। यह बुक कब छपा? 1935 में। ये क्या है? पुस्तकालय संचालन पर पुस्तक है। मतलब पुस्तकालय को कैसे चलाया जाए, पुस्तकालय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, पुस्तकालय का फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे पाया जाए, मतलब वहाँ का प्रोजेक्ट कैसे डील किया जाए, कार्डियक सिस्टम को कैसे यूज किया जाए, मतलब कौन जितने भी टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम है ना, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक बुक लिखा। उसका नाम क्या है? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये जो है ना, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना लाइब्रेरी में, उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। वो बुक कब आया? छपा 1935 में। ये एग्जाम में छपेगा आपके सवाल, ये लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना, ठीक है, वो कब आया? 1935 में आया, ठीक है। अगला जो बुक उन्होंने लिखा, प्रोले गोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 1937 में। पुस्तक वर्गीकरण का सिद्धांत्मक आधार, जो ये प्रिंसिपल है ना, इस पे इन्होंने ये बुक लिख डाला 1937 में। ये सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। आपको ये एग्जाम में सवाल देखिए कैसे कैसे बनेगा, उस बातों को मैं थोड़ा आपको आगाह कर देता हूँ। पहले तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा जब आप स्कूल लाइब्रेरियन का एग्जाम दोगे, कि ये बुक कब प्रकाशित हुआ, ये बुक को कब प्रकाशित किया, इसके लेखक का नाम कौन है, जैसा रंगनाथन साहब हैं, शेयर साहब हैं, बर्बरिक साहब हैं, कुछ भी आपका नाम देगा, तो आप क्या बताओगे कि इन बुक का जो है लेखक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। इनका स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनेगा कि कब हुआ है। दूसरा ये बनेगा, इसे मैच द फॉलोइंग में भी इनको दे देगा, तो आप याद कर लीजिएगा कि इनका जो प्रकाशन है वो कब हुआ। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। पुस्तकालय सेवाओं में आधुनिकीकरण। अब देखिएगा ना, लाइब्रेरी साइंस में मॉडर्नाइजेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ओपन सेल्फ सिस्टम आएगा, लोग खुद से जाएंगे लाइब्रेरी या खुद से बुक उठा लेंगे, खुद से पढ़ेंगे। अब कैसे आ रहा है, कब आ रहा है? जब लाइब्रेरी में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। उन्होंने ओपन सेल्फ सिस्टम की शुरुआत की। इन्होंने, अब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाएगा कि ओपन सेल्फ सिस्टम की शुरुआत किसने की, तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है। जहां पाठक खुद जाकर किताबें चुन सकता है, क्या कर सकता है? चुन सकता है। ओपन सेल्फ सिस्टम में क्या जाएगा? बुक जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा, और वो उससे वो बुक को क्या कर सकता है? चूज कर सकता है। यह सुविधा पाठकों को बार बार पुस्तकालय आने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। अब देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आप खुद ही ये इमेजिन कर लीजिए,
जब आप लाइब्रेरी जाओगे आपको खुद से बुक ढूंढोगे, खुद से एक बार एक्सप्लोर करोगे। हो सकता है आप रामायण का बुक पढ़ने जाओ, महाभारत लेके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप जब बुक देखोगे ना, ठीक है, मैं आपको एक रूल बताता हूँ, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस की से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं डिक्शनरी का एक रूल बताता हूँ। जैसे जब बुक डिक्शनरी में आप खोजते हो तो सिर्फ वही वर्ड नहीं आपको याद होता, उसके आसपास के भी एक दो वर्ड को आप देख लेते हो। वही बात लाइब्रेरी साइंस में भी है। जब आप लाइब्रेरी जाओगे आप, ठीक है, लाइब्रेरी का एक बुक को देखोगे, आपको समझ में आएगा कि ये बुक भी अच्छी है, ठीक है, इनका भी जो लेखक है वो अच्छा है, तो क्या करोगे आप, इस बुक की जगह उस बुक को भी पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ओपन सेल्फ सिस्टम का शुरुआत किया। किस व्यक्ति ने शुरुआत किया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने। आगे चले, चलिए। पुस्तकालय को उन्होंने मानव गतिविधियां और बौद्धिक ऊर्जा से भरपूर स्थान बना दिया। किसने बना दिया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने। आगे चलते हैं। उन्होंने मद्रास बीच के पास एक कार्यात्मक पुस्तकालय भवन का डिजाइन भी तैयार किया, ठीक है। अब देखेंगे कि इन्होंने किस टाइप का डिजाइन किया उन्होंने। अब बताइए, बीच पे इन्होंने लाइब्रेरी बनाया है, ठीक है, बीच के किनारे बनाया, तो उनके अकॉर्डिंग ही बनाया होगा, ठीक है, उसी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात बनाया होगा। आइए देखते हैं नई लाइब्रेरी बिल्डिंग की विशेषता, जो मेरीना बीच पर स्थित है, ठीक है, उस समय पे बात हो रही है। समुद्र तट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए समायोज लकड़ी की अलमारियां डिजाइन की गई। अब देख लीजिएगा कि लकड़ियां डिजाइन की। एक बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने अलमारियां भी बनाई, ठीक है। अलमारियां को क्या किया, हॉल में मतलब फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स रखा? आपको हंसी आएगा कि उस समय कि हॉल का यूज सिर्फ लाइब्रेरी के लिए हो, अगर फिक्स नहीं रहता तो लोग हटा के वहाँ से डांस क्लब बना दे। इस बात के आगाह के लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने डिस्क बनाया ना, जो वो सेल्फ बनाया ना, उसको क्या किया, फिक्स किया। आप देखोगे आगे, ठीक है। किताबों के लिए विशेष रेफरेंस सेल्फ बनाए गए। आगे मैं सेल्फ पे बात करूंगा, परेशान नहीं होइएगा। स्टैक रूम की खिड़कियों को एक यांत्रिक प्रणाली से नीचे से नियंत्रित किया जा सकता था, ठीक है। एक सिस्टम बनाया जो स्टैक रूम की जो खिड़कियां हैं ना, उसको मतलब यांत्रिक प्रणाली से नीचे से नियंत्रित किया जा सकता था। यह भी एक सिस्टम बनाया। आगे चलते हैं। अब ऊपर मंजिलों तक किताब पहुंचाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई। अब मान लीजिए ये ऊपर मतलब यहाँ पे 2-3 तल्ला है, वहां पे वो बुक ले जाना है, आप कैसे ले जाओगे? उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने लिफ्ट की व्यवस्था की। आगे चलते हैं। पढ़ने और पत्रिकाओं के कक्ष में आरामदायक कुर्सियां लगाई गई। अब देखोगे, जब आपके पास कुर्सियां बढ़िया रहेगी तभी तो आप बैठ पाओगे, ठीक है, नहीं तो क्या आएगा, कमर में दर्द आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आरामदायक कुर्सी, लग्जरी चेयर लगाया, ठीक है। पत्रिका कक्ष में मेजें जमीन से फिक्स कर दी गई। वही बात मैं बता रहा, फिक्स कर दी गई, ठीक है, ताकि हॉल में डांस हॉल्स की तरह उपयोग नहीं किया जाए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मेज को क्या किया, उन्होंने फिक्स कर दिया ताकि वहां से हटे नहीं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उसको डांस हॉल की तरह यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, मेज को क्या किया, फिक्स कर दिया। आगे चले। उम्मीद करते हैं यह बात भी आपको समझ आया होगा। अभी आप देख रहे होगे कितना देरी मेरा लेक्चर हो गया। अभी तक मैंने कुछ ऐसा चीज़ नहीं बताया कि जहाँ से उनकी किसी चीज़ की शुरुआत की उन्होंने, ठीक है। अभी हमारा आधा लेक्चर भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप बने रहिए, ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मूवमेंट। लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मूवमेंट। देखिए, इन्होंने क्या है ना कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका नाम है माला, ठीक है। मद्रास एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया इन्होंने, माला, ठीक है। तो आपको पता है कि एसोसिएशन बनाने के लिए आप एसोसिएशन आप ऐसे ही नहीं बना सकते, ठीक है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत तो ज़रूर होगी, ठीक है। तो सर रंगनाथन साहब ने यही काम किया। उन्होंने कहाँ से जुड़े? कांग्रेस से जुड़े, ठीक है। तो वहाँ के बाद उन्होंने क्या किया, माला का स्थापना की। आइए शुरुआत करते हैं। प्रारंभिक योगदान और माला की स्थापना। आगे चलते हैं। रंगनाथन ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही समझ लिया कि राजनीतिक समर्थन के बिना पुस्तकालय आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बनाया जा सकता। यह बात मैं बता दी आपको कि अगर पुस्तकालय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है तो पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। 1927 में मद्रास में ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिएगा एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन कि कब किया गया। 1927 में मद्रास में ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिवेशन से जुड़ा था। वही बात मैं बता रहा था आपको कि उस समय कांग्रेस अधिवेशन चलता था। जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता है कि पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, 1895 85 में, ठीक है। उसका स्थापना 1885 में हुआ। तो उसी एक टाइप का अधिवेशन जो कब हुआ, 1927 में हुआ, ठीक है।
कहाँ हुआ? मद्रास ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। वो क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से ये जुड़ा हुआ था। इस सम्मेलन में रंगनाथन की जो मुलाकात है ना, कई सामाजिक और राजनीतिक नेताओं से हुए। अब जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात ये है कि जब आप कहीं ना कहीं अधिवेशन में जाओगे, पॉलिटिकल अधिवेशन में जाओगे, तो आपको आपकी जो मुलाकात है ना पॉलिटिकल लोगों से होगी, जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों से होगी। वही काम रंगनाथन साहब के साथ भी हुआ कि जब वो अधिवेशन में गए, वहां से जुड़े, तो उनकी जो मुलाकात है ना पॉलिटिकल और सामाजिक लोगों से भी हुई। आगे देखते हैं। जनवरी 1928 में उन्होंने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हम लोग माला बोलते हैं, की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था मद्रास प्रेसिडेंसी में पुस्तकालय आंदोलन को फैलाना, ठीक है। अब आप देख रहे होगे, यहाँ से एक सवाल बनेगा कि माला की स्थापना कब हुई, तो आप बता दोगे कि माला का स्थापना 1928 में हुई। अब इसका बैकग्राउंड भी आप बता दोगे, सिर्फ आप याद नहीं किए, आप ये बात देखे कि मद्रास में अभी तक जो रंगनाथन साहब है मद्रास में ही है, मद्रास में ही काम कर रहे हैं। उन्होंने 1927 में क्या हुआ? ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या हुआ? लाइब्रेरी साइंस के प्रति उन्होंने नेताओं से मिला, ठीक है। उन्होंने सामाजिक विस्तार किया और क्या किया? राजनीतिक मुलाकात की। और क्या किया? उसके बाद ही उन्होंने क्या किया? जनवरी 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। उसका क्या उद्देश्य था? मद्रास प्रेसिडेंसी में पुस्तकालय आंदोलन को फैलाना, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे होगे कि मद्रास में पुस्तकालय आंदोलन को क्या किया गया? विस्तार किया गया। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं। मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस, आप देखोगे ना मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस के बारे में जानोगे कि क्या है मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस। आप पढ़ोगे कि रंगनाथन साहब ने एक चीज़ यूज़ किया, एक वर्ड यूज़ किया, लिब्रामेंट्री यूज़ किया, लिब्रासीन यूज़ किया, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे इन डिटेल्स में, लेकिन अभी के लिए आप देखो कि मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस क्या है। रंगनाथन ने, यहाँ से सवाल बनेगा एग्जाम में और बना भी है एक बार, रंगनाथन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल पुस्तकालय, मतलब जैसे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक स्टेबल जगह पे लाइब्रेरी है, तो क्या हर लोग यहाँ पे आ सकते हैं? ठीक है। अब जब आप देख सोच सकते हो कि 1930 ईस्वी के आसपास में, 1929 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिकेशन का साधन नहीं रहा होगा, ठीक है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हुई, तो उन्होंने उसको देखते हुए एक क्या किया? चल सर्विस शुरुआत किया। इसमें उन्होंने क्या किया? लाइब्रेरी को बुलक बुलक मतलब जो बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी पुस्तकालय बना दिया, ठीक है, और लोगों को जागरूक किया। वही बात देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल पुस्तकालय सेवा, बुलक कार्ट लाइब्रेरी की कल्पना की। जब हम आगे देखेंगे ना, कलकत्ता में अभी के रिसेंट में करंट में आप देखोगे, वहाँ पे आप देखोगे कि पुस्तकालय बना है, ठीक है। कहीं पे आप देखोगे ट्रम पे पुस्तकालय बन गया है, कहीं पे आप देखोगे कि समुद्र में पुस्तकालय बन गया है। तो अभी ये करंट सिनेरियो है, लेकिन आप उस समय सोच लो 1930 के आसपास में वहाँ पे बुलक्काट लाइब्रेरी की, आप पूछोगे कि बुलक्काट लाइब्रेरी कहाँ कहाँ शुरू की गई और किस क्षेत्रों में और किसने शुरुआत की, तो क्या बताओगे? रंगनाथन साहब ने किया थे। यह सेवा तंजावुर जिले के कुछ गांवों में बैलगाड़ी पुस्तकालय के रूप में शुरू की गई थी। ये सवाल बता दोगे कि कहाँ पे शुरुआत की गई थी? तंजावुर जिले में। आगे चलते हैं। यह प्रयोग बहुत सफल रहा, इसे अन्य जिलों में भी अपनाया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तंजावुर जिले में हुआ, यह प्रोग्राम सफल रहा तो अन्य जिलों में भी इसका कॉपी किया गया। आगे देखते हैं। इस योजना को स्थानीय लोगों के समर्थन और सहयोग से चलाया गया। मतलब जो स्थानीय जो लोग थे ना, उसके समर्थन से ये जो योजना है वो चलाया गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको रंगनाथन के बारे में हर बातों को आप समझे होंगे, ठीक है। आगे हमारे साथ बने रहिए और भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं ना कि उन्होंने पुस्तकालय शिक्षा के लिए क्या क्या काम किया, ठीक है। देखिए 1929 ईस्वी में उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान का एक विद्यालय शुरू किया। यह पहले यह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंतर्गत आता था। जो ये पुस्तकालय विज्ञान का एक विद्यालय शुरू किया गया, ये किसके अंतर्गत आता था? माला, मतलब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। यह भी एग्जाम में पूछेगा कि माला का फुल फॉर्म क्या है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाद में इसे मद्रास विश्वविद्यालय के ने अपने अधीन कर लिया। पहले ये किसके अधीन था? माला का अधीन था। अब क्या हुआ? अब इसे किसने किया? मद्रास विश्वविद्यालय ने अपने अधीन कर लिया। रंगनाथन ने लगभग 15 वर्षों तक इस विद्यालय के निर्देशक के रूप में कार्य किया, ठीक है। रंगनाथन ने कितने वर्षों तक? लगभग 15 वर्षों तक। कितने साल एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताओगे? 15 ईयर तक इस विद्यालय का क्या रहे? डायरेक्टर है।
आगे देखते हैं विश्वविद्यालय में उनका क्या योगदान था। 1957 में मद्रास विश्वविद्यालय की शताब्दी पर रंगनाथन ने अपने जीवन भर की 1 लाख रुपए की बचत दान दी। यहाँ से सवाल बनेगा कि कितने लाख की दान दी? 1 लाख की दान दी। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे एक शारदा रंगनाथन चेयर इन लाइब्रेरी साइंस की स्थापना हुई। अब देख रहे हो, आपसे सवाल बनेगा 1957 में जो 1 लाख दान दिया गया उससे क्या शुरुआत हुआ? तो शारदा रंगनाथन चेयर इन लाइब्रेरी साइंस की स्थापना हुई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी है, हमने नेशनल लाइब्रेरी के बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन किया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो जाके देखिए। अब देखते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी के रूप में जो रंगनाथन साहब का क्या प्रयास था, वो बातों को देखते हैं। भारत सरकार ने नई दिल्ली में एक नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित करने की संभावनाओं की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। क्या किसने कमेटी बनाई? गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बनाई। जिसके सदस्य कौन थे? रंगनाथन सदस्य थे। उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की। किसने? रंगनाथन साहब ने। यह सवाल पूछा हुआ है कि इस योजना का क्या नाम था? लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया विथ ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फॉर द यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट 1950। ठीक है, यह बात याद रखिएगा, इस बिल को याद रखिएगा कि इन्होंने, रंगनाथन साहब ने किसको दिया था? गवर्नमेंट के लिए एक योजना बनाई थी। उस योजना का नाम फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडियन विथ ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फॉर द यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट 1950 का ये है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझे होंगे। आगे चलते हैं। पुस्तकालय संघों में नेतृत्व। ये अब सवाल कभी कभी एग्जाम में बन जाता है, इन डिटेल्स बन जाता है कि किसके कौन कब अध्यक्ष रहे रंगनाथन साहब। ठीक है, किसके कब सदस्य रहे रंगनाथन साहब। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा उठाया है। ठीक है, आईएलए के जो अध्यक्ष है ना, ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इस बात को मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके जाके आईएलए का लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, उसके जो अध्यक्ष कब से कब तक रहे, ये एग्जाम स्टेटमेंट में बना था एनटीए में। जो एनटीए का एग्जाम, जो नेट का एग्जाम होता है ना, जो एनटीए लेता है, ठीक है, वहाँ पे ये सवाल बना था कि रंगनाथन साहब, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया था कि कब से कब तक आईएलए के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। तो आप पढ़ लिए होगे, नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लो कि 1944 से 1953 तक रंगनाथन साहब ने लाइब्रेरी आईएलए का मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। उन्होंने मैसूर लाइब्रेरी एसोसिएशन के भी स्थापना की, मैसूर लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की। अब उसका नाम कर्नाटक स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन है। साथ ही उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हम लोग आइटलिस बोलते हैं, ये वाला भी लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, इसको भी जाके आप देखिए। आइटलिस की स्थापना की, जो अब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के शिक्षकों का राष्ट्रीय संगठन है। एक तो आईएलए है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एक है आइटलिस है जिसको शिक्षक का एसोसिएशन बोलता है, एक आइसलिस है जो स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इन बातों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनेगा कि आईएलए के अध्यक्ष कब से कब तक रहे। तो आप याद रखिएगा कि रंगनाथन साहब 1944 से 1953 तक आईएलए के अध्यक्ष रहे। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। पुस्तकालय संघों में नेतृत्व कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं कि कहाँ पे, मद्रास में हमने देख लिया कि मद्रास में रंगनाथन साहब का क्या क्या एक्टिविटीज रही। अब हम देखते हैं बनारस में उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रही। ठीक है, चलिए देखते हैं। रंगनाथन ने 21 वर्ष की सक्रिय पुस्तकालय सेवा के बाद, मतलब 21 वर्ष उन्होंने क्या किया? पुस्तकालय सेवा दिया, लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। ठीक है, 1945 में उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली। क्या ले ली? वॉलेंट्री, मतलब खुद से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली ताकि वो रिसर्च में काम कर सके, रिसर्च में खुद को समर्पित कर सके। बात समझ में आ रहा है? रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या करने का मन बनाया कि भाई अब लाइब्रेरी में हम, साइंस में हम रिसर्च का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन परंतु उसी वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा पुस्तकालय प्रणाली, मतलब लाइब्रेरी सिस्टम को विकसित करने के लिए उनको आमंत्रित भेजा। आप सोच सकते हो कि किसी का कुलपति आपको आमंत्रित करेगा, आप मना करोगे? नहीं मना करोगे। उन्होंने रिसर्च का काम छोड़ के उन्होंने क्या किया? बीएचयू है, ठीक है, देखिए क्या क्या काम किया। जब वे बनारस पहुंचे, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय पूर्णतः अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त स्थिति में था।
आप समझ सकते हो कि जब वो आए होंगे, जब कोई आदमी पुस्तकालय के बारे में अच्छे से जान नहीं रहा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब वो आए थे तो कैओस पड़ा था, अस्त व्यस्त पड़ा था वहाँ के लाइब्रेरी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। क्या किया? ऑर्गेनाइज किया। और उन्हें मन लगा के काम किए और वहाँ पे 1 लाख पुस्तकों को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। वहीं पे उन्होंने उसी दौरान उन्होंने एक बुक लिखा, 9 एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है? आप कनेक्शन बिठा लोगे कि क्यों लिखा ये बुक। तब लिखा जब वो 1 लाख बुक का क्या कर रहे थे, क्लासीफाइंग कर रहे थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। ठीक है, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि पूरे पुस्तकालय संग्रह को पुनर्गठित किया, ये बात बता चुका हूँ। लगभग 1 लाख पुस्तकालय पुस्तकों का वर्गीकरण और वर्गीकृत सूची मतलब क्लासीफाई और कैटलॉगिंग किया। ठीक है, इसी तरह उन्होंने एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसको 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक नामक का प्रकाशन भी किया। कनेक्शन बैठ रहा है? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया कि क्यों लिखा, क्योंकि उस समय उन्होंने बीएचयू में 1 लाख पुस्तक के लिए क्लासिफिकेशन और कैटलॉगी का काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कौन सा बुक लिखा? 9 एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या आप बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इस दौरान उन्होंने वहाँ बीएचयू में डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस का भी शुरुआत किया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब हम लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम आपको अपने लेक्चर में बता चुके हैं कि भारत में लाइब्रेरी साइंस का सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग कोर्स 1913 ईस्वी में बड़ौदा में शुरुआत हुआ। फिर मैंने बताया पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुआ, फिर माला में। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो जाके उस लेक्चर को भी आप देखिए, फिर आपको पता चलेगा भारत में जो लाइब्रेरी साइंस का शिक्षा का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब दिल्ली में, अभी हमने मद्रास देख लिया, बनारस देख लिया, अब देखते हैं दिल्ली में उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रही। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आगमन, इन्हें कौन बुलाया भाई? वहां तो उनको कुलपति साहब ने बुलाया था, इनको यहाँ कौन बुलाया? देखते हैं। रंगनाथन 1947 में, सर मॉरिस ग्वेयर, ये भी एग्जाम में सवाल बनेगा कि किसके बुलाने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी वो गए थे। ठीक है, कि निमंत्रित पर दिल्ली आए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का प्रबंधन नहीं संभाला, देखिएगा, मैनेजमेंट नहीं संभाला, बल्कि खुद को केवल शिक्षण और शोध कार्यों तक सीमित रखा। यहाँ से सवाल बनेगा, क्या वहाँ पे ये काम कर रहे थे, प्रबंधन संभाला था? तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पे उन्होंने प्रबंधन नहीं संभाला था। आगे चलते हैं। उनके प्रतिभाशाली शिष्य प्रोफेसर यश दास गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए। इनके? रंगनाथन साहब के। ठीक है, आगे चले। इनकी शैक्षणिक पहल क्या थी भाई? इनकी शैक्षणिक पहल हम बात करते हैं कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय गए वहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया, उन बातों को हम समझते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में क्या काम किया? 1947 से 50 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में बैचलर और मास्टर की डिग्री शुरुआत की। दिल्ली में बैचलर और मास्टर की डिग्री की कोर्स शुरुआत की। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ब्लिस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये संभवतः पूरे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में पहली बार था इस स्तर के पाठ्यक्रम एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब हमने लाइब्रेरी साइंस का जो लेक्चर लिया था ना, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ब्लिस की पढ़ाई हुई। ठीक है, ब्लिस एमएलआईएस की पढ़ाई कहाँ हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई। तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि ब्लिस की जो पढ़ाई जो स्टार्ट हुई वो दिल्ली में हुई। ब्लिस की सबसे पहले जो पढ़ाई स्टार्ट हुई वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को आप समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अनुसंधान मतलब रिसर्च, रिसर्च में क्या क्या काम किया होगा? रंगनाथन ने 2 महत्वपूर्ण शैक्षणिक मंच बनाए। ये भी बनाएगा, किस कौन कौन सा शैक्षणिक मंच बनाया? एक बनाया स्टडी सर्कल, एक बनाया रिसर्च सर्कल। एक बनाया स्टडी सर्कल, एक बनाया रिसर्च सर्कल। आगे चलते हैं। रिसर्च सर्कल की बैठक हर रविवार को उनके निवास स्थान पर होती थी। जो रिसर्च सर्कल बनाया था उसकी जो बैठक होती थी ना, जो रंगनाथन साहब है ना, उनके घर पे होती थी। आगे चलते हैं। इन बैठकों से नवाचार और नई विचारधारा मतलब इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज निकलते थे। और ये टीम आधारित शोध की परंपरा विकसित हुई कि एक टीम बना दिया गया और इस टीम से, ठीक है, टीम बना के काम करने के लिए प्रेरणा की शुरुआत वहीं से हुई। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक पत्रिका है जो अब आइले आप पढ़े होंगे मेरे लेक्चर, तो इस पे हम डिस्कशन किए हैं, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट में हम इसको अलग एंगल से इसको डिस्कस करते हैं। ये एक संयुक्त पत्रिका है, ठीक है, इसको अबगिला बोलते हैं। ये 3 पत्रिकाओं का मिल से बना है जिसको हम लोग एनल्स बोलते हैं। ठीक है, एनल्स, ठीक है, बुलेटिन, ग्रंथालय।
ठीक है, देखते हैं। रंगनाथन आईएलए के अध्यक्ष और श्री दासगुप्ता सचिव चुने गए। मतलब आप देखेंगे कि आईएलए के अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूँ कब से कब तक रहे हैं। तो रंगनाथन साहब आईएलए के अध्यक्ष और श्री दासगुप्ता उसके सचिव रहे। एसोसिएशन की गतिविधियां के अंतर्गत उन्होंने 3 पत्रिकाओं का संगम कराया, मतलब मिलाया, मर्ज कराया। वो 3 पत्रिका कौन है? एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय। आगे चलते हैं। यह तैतीयक प्रकाशन को संयुक्त रूप से अब गिल्ला कहा गया। ठीक है, पहले एनल्स, बुलेटिन, ग्रंथालय कहा जाता था। इन तीनों को मिलाया तो इसे क्या बोला गया? अब गिल्ला बोला गया। ABGILA। आगे चलते हैं। एनल्स में दिल्ली रिसर्च सर्कल के शोध पत्र छपते थे और इन पत्रिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी थी। ठीक है, जो एनल्स था ना, ये कहाँ से छपता था? दिल्ली रिसर्च सर्कल के शोध पत्र छपते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। भाई आप देखोगे कि जो रंगनाथन साहब है ना, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी था। जैसे अभी आप एसोसिएशन पढ़ रहे थे ना, आईएलए पढ़े। ठीक है, ये इंडिया का एसोसिएशन है। आइटलिस है जो टीचर का एसोसिएशन इंडिया का। आइसलेक है, स्पेशल लाइब्रेरी इंडिया का। जैसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, जैसे एक एक संस्था ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो पूरे पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ा एसोसिएशन है। फिर आप इफला पढ़ोगे, ठीक है, जो पूरे लाइब्रेरी साइंस का एसोसिएशन को वो देखता है। फिर आप कॉमला पढ़ोगे तो इनका, फिर आप फिड पढ़ोगे या FID पढ़ोगे तो रंगनाथन साहब का किस किस एसोसिएशन से क्या जुड़ाव था, क्या योगदान था, उन बातों को भी हम देखते हैं। ठीक है, रंगनाथन ने FID का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछेगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है, इस पे भी सवाल बनेगा जब हम फिड पढ़ेंगे ना। जब हम फिड पढ़ेंगे ना, इन बातों को भी हम देखेंगे कि इनका जो एसोसिएशन है वो का नाम कब कब चेंज हुआ है। फिड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, रंगनाथन ने फिड मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। ठीक है, 1950 से 62 में के दौरान वे फिड के क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष रहे। यह भी सवाल बनेगा कि 1950 से 62 के बीच में कौन से चेयरमैन थे? कौन थे? CRG मतलब क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष रहे। यह भी सवाल बना कि CRG का फुल फॉर्म क्या बनता है, यह भी सवाल बन जाता है। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कि कौन रहे? ये अध्यक्ष रहे। और उन्होंने 12 शोध रिपोर्ट तैयार की। आप देख रहे थे ना इनको रिसर्च में, बनारस यूनिवर्सिटी से क्यों त्याग पत्र दिया, क्यों वॉलंटियर? उन्हें क्या था? शोध में जाना था। अब देख रहे हो कि शोध में गए। ठीक है, कहाँ? फील्ड में। ठीक है, आगे देखेंगे। 1962 से 72 तक ये ऑनररी चेयरमैन के रूप में भी रहे FID के। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने लंदन में क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप को भी आरंभ करने में मदद की। मतलब ये लंदन में भी इन्होंने क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप को शुरुआत करने में क्या किया? मदद किया। आगे देखते हैं। 1950 में उन्होंने यूएसओ की यात्रा की। ठीक है, वहां पे जो यात्रा जो है ना, वो रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित था। और वहीं पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन लिखी। अब बात समझ में आ रहा है? अब देखो, मैं आपको रटने के लिए तो नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे उनकी गतिविधियां बढ़ी, जिस क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी, तो क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी। ठीक है, वहाँ वहाँ पे उन्होंने जाकर उस लेवल का बुक लिखा। ठीक है, आप देख रहे हो कि बनारस में उन्होंने क्या किया। जब उनको 1 लाख बुकों को क्या करना पड़ा? क्लासिफिकेशन और क्लास कैटलॉगिंग करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? एक बुक लिखा जिसका नाम था 9 एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप देख रहे हो, जब ये कहाँ पे हैं? अंतर्राष्ट्रीय में है, वहाँ पे फील्ड के आसपास में यूएसए की यात्रा कर रहे हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन और कम्युनिकेशन नामक ये बुक लिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। इनका राष्ट्रीय योगदान भी पढ़ लेते हैं। रंगनाथन ने भारत के लिए 30 वर्षीय पुस्तक प्रणाली विकास योजना का प्रारूप दिया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन अब बिस की डॉक्यूमेंटेशन कमेटी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई और 1960 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। मतलब अब इसे बिस बोलते हैं, इसको IIB बोलते थे, अब इसको बिस बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन अब बिस की डॉक्यूमेंटेशन कमेटी की स्थापना की और उसमें इनका अग्रणी भूमिका है। वो 1967 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। 1950 में इंसडॉक, एग्जाम में ये भी बनता है इंसडॉक का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इंसडॉक का फुल फॉर्म ये लिखिएगा, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। कहाँ है ये? दिल्ली में। उसमें भी इसकी स्थापना में किनका योगदान है? डॉक्टर यशा रंगनाथन साहब का। तो आप देख रहे हो कि बिस में भी उनका योगदान है। ठीक है, इंसडॉक में भी उनका योगदान है। आगे चलिए। उन्होंने मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को भी इस दौरान सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
अभी हम इस बारे में नहीं पढ़े हैं, मैं आपको एक लेक्चर सिर्फ मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, बिल के बारे में बताऊंगा, एक्ट के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे एक्ट और बहुत सारे बिल के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ, ज्यूरिक गए। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ज्यूरिक, ठीक है। इन्होंने ज्यूरिक के आने के बाद ही क्यों डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरुआत किया, इन बातों को भी अभी हम समझेंगे। अभी मैं जब फर्स्ट इंट्रो दे रहा था तो मैं एक बात बोला था कि ज्यूरिक के आने के बाद ही इन्होंने क्यों डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरुआत किया। अब इस बात का यहाँ पे हम रिलेट कर लेंगे, आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है? रंगनाथन औद्योगिक प्रलेखन मतलब इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए ज्यूरिक गए थे। अब देख रहे हैं कब गए थे, ठीक है, इसीलिए तो गए थे वो, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे। आगे देखते हैं, प्रमुख कार्य क्या है। प्रोले गोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका सेकंड है कि 1957 में, आपको पहला मैं बता चुका हूँ, दूसरा ये प्रकाशन हुआ है। ज्यूरिक प्रवास के दौरान उन्होंने अपने प्रसिद्ध कृति प्रोली गोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का दूसरा संस्करण लिखा, ठीक है। यह पुस्तक लंदन की लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया। पहला तो सवाल यही बन जाएगा कि यह प्रकाशित कहाँ से हुआ, लंदन द्वारा हुआ है, ठीक है, लंदन की एसोसिएशन से हुआ। यह संस्करण पहले की तुलना में अधिक परिपक्व मतलब डेवलप है और विस्तृत था, जिसमें उनके क्लासिफिकेशन प्रणाली के सिद्धांतों को गहराई से स्पष्ट किया गया। जो वो सिद्धांत क्लासिफिकेशन का बताए थे ना, जो फर्स्ट बुक आया था, ठीक है, 1937 में, अभी जो 20 साल के बाद जो बुक लिखे है वहाँ लंदन में, इन्होंने इन बातों को, इन नियमों को इन डिटेल्स डिस्कशन किया अपने बुकों में। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आगे चले। अब देखते हैं रिसर्च के क्षेत्र में, पर लेखन के क्षेत्र में क्या काम किया। वे लगातार वे लगातार इस डॉक द्वारा प्रकाशित एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो एक पूछेगा एग्जाम में, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस पत्रिका कौन छापता है, इस डॉक छापता है। मैं शोध लेख भेजते रहे, किन्होंने भेजा, रंगनाथन साहब। इस प्रकार उन्होंने भारत से भले ही कुछ समय के लिए दूरी बनाए, लेकिन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान समुदाय से उनका जुड़ाव बना रहा। मतलब वहां से भी वो क्या करते थे, लेख भेजते रहते थे। कौन? डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब। आगे देखते हैं ज्यूरिक से, ठीक है। महत्व, ज्यूरिक यात्रा में उनके अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और औद्योगिक डॉक्यूमेंटेशन की समझ को और मजबूत करने का माध्यम बना। मतलब यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का चीज सीखा, तभी जाके वो क्या किए, आगे चल के स्थापना किया। यह प्रवास उनके लेखन, अनुसंधान मतलब रिसर्च और वैश्विक पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ाव के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कहाँ का? जब वह ज्यूरिक गए, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक गए, वहां से ये सब चीज़ों को उन्होंने सीखा। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आ रहा होगा। उद्योग और अनुसंधान और विकास के लिए सूचना सहयोग मतलब इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इस डॉक की स्थापना देखते हैं, इस डॉक की स्थापना कैसे हुई। रंगनाथन भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख केंद्र इस डॉक के संस्थापकों में से एक थे। मतलब जो संस्थापक थे उनमें से ये एक थे। ये केंद्र 1952 में CSIR के अधीन और यूनेस्को के समर्थन से स्थापित हुआ। ये सवाल बनेगा, ये कब हुआ? 1952 में। किसके समर्थन से? CSIR और यूनेस्को। ये सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि इस डॉक की स्थापना कब हुई, तो पहले ये बनाओगे 1952 किसके किसके, तो आप क्या बताओगे? यूनेस्को और CSIR। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था, इस बातों को देखते हैं, ठीक है। आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए सूचना सहयोग सेवाएं प्रदान करना। किसका? इंसडॉक का, ठीक है। रंगनाथन को इंसडॉक की पहली वैज्ञानिक सलाहकार समिति मतलब साइंटिफिक एडवाइजरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह सवाल बनेगा कि इस डॉक को क्या, रंगनाथन को क्या किया गया, तो आप बताओगे कि पहली वैज्ञानिक सलाहकार समिति के ये अध्यक्ष इन्हें चुना गया। किनको? डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब को। आगे चलते हैं। वर्ष 2002 में इस डॉक को निस्कॉम के साथ विलय करके निस्केयर बना दिया गया। ये एग्जाम में पूछता है बार बार, इस डॉक और निस्कॉम को मिला के क्या बनाया गया, तो आप क्या बताओगे? निस्केयर बनाया गया। निस्केयर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड। आइए DRTC की स्थापना के बारे में समझते हैं कि ज्यूरिक के लौटने के बाद उन्होंने
डीआरटीसी की स्थापना कैसे किया। 1962 में ज्यूरिख से लौटने के बाद रंगनाथन ने प्रलेखन अनुसंधान मतलब रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च और प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। ठीक है, यह संस्थान भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अंतर्गत एक इकाई के रूप में कार्य करता है। मतलब जो डीआरटीसी की स्थापना उन्होंने किया ना, ठीक है, ये किनके अंतर्गत काम करता है, ये काम करता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ये काम करता है। आइए समझते हैं डीआरटीसी का शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक है, विशेष रूप से इसका क्या उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है। सूचना विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जा सके, मतलब ट्रेनिंग दिया जा सके, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उद्योग के लिए सूचना सहयोग प्रणाली डिजाइन और संचालित कर सके। ये उनका क्या है, डीआरटीसी का शैक्षणिक उद्देश्य है। आइए देखते हैं उन्नत अनुसंधान कार्य क्या है, मतलब रिसर्च कार्य क्या है। डीआरटीसी में डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान किया गया। आप ये बात समझ रहे हैं कि जैसे ज्यूरिख में उन्होंने ज्यूरिख गए, वहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझा, उसके बाद वो यहाँ आके, ठीक है, किसकी स्थापना करते हैं, डीआरटीसी की स्थापना करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर रिसर्च के काम को स्टार्ट करते हैं। आइए आगे देखते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के में क्या करते हैं। ज्ञान संगठन के उपकरणों के विकास और परिष्करण पर सूचना प्रबंधन और प्रसंस्करण में मशीनों का उपयोग। मतलब अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के कामों को बढ़ावा देने का ये काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब है ना, उनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कौन कौन से संगठन से उनका जुड़ाव था। ठीक है, 1948 से 64 के बीच रंगनाथन साहब ने कई देशों का दौरा किया, जैसे उन्होंने जापान का दौरा किया, यूरोप का दौरा किया और उत्तरी अमेरिका। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे उन्होंने जिन जिन देशों का दौरा किया, वहाँ जो जो संगठन है वहाँ से उनका जुड़ाव बनता चला गया। जैसे उन्होंने यूनेस्को से जुड़े, एक संस्था है आईएसओ से जुड़े। एग्जाम में आपसे सवाल बनेगा ना कि आईएसओ है ना, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आईएलए, जिसको हम लोग अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि एएलए का फुल फॉर्म क्या है, तो एएलए का फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। आगे देखते हैं, उनका जुड़ाव इफ्ला के साथ भी है, इफ्ला के साथ भी है। ठीक है, इफ्ला का भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये सब जो है ना, जैसे एएलए आप पढ़ रहे हो, इफ्ला पढ़ रहे हो, आईएलए पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सब एक एसोसिएशन है। ठीक है, अगर आप मेरा एसोसिएशन वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके आप पहले एसोसिएशन वाला क्लास देखे, उसमें आप आईएलए, आइसलिक और आइटलिस जो भारत का एसोसिएशन है, और जो विदेश का एसोसिएशन जैसे एएलए है, ठीक है, इफ्ला है, कोमला है, एसएलए है, इन सबों को मैंने विशेष रूप से डिस्कस किया है। आगे देखते हैं एफआईडी भी एक संस्था है, जिसको एफआईडी को भी मैंने डिस्कस किया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। आगे है ब्रिटिश काउंसिल, उसके बाद है रॉकफेलर फाउंडेशन। मतलब इन सब जो संस्था है, इनसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब का जुड़ाव था। आगे देखते हैं, इफ्ला और आईसीसीपी में क्या भागीदारी रही। जो रंगनाथन साहब है ना, उनको इफ्ला में क्या भागीदारी रही और आईसीसीपी में क्या भागीदारी रही, इन बातों को भी हम देख लेते हैं। 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आईसीसीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल में भाग लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ्ला द्वारा आमंत्रित प्रतिनिधियों। मतलब क्या किया गया, यह कॉन्फ्रेंस में आईएलए ने इनको अपने साइड से नहीं भेजा। मतलब जो भारत का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अगर कायदे से ये होना चाहिए कि इनको आईसीसीपी में आईएलए की ओर से भेजा जाना चाहिए, जबकि आईएलए ने इनको कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा, इनको पर्सनल इनविटेशन आया और ये आईसीसीपी के कॉन्फ्रेंस में गए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी इंडिविजुअल को पर्सनल इनविटेशन किसी कॉन्फ्रेंस का आए। ठीक है, अगर जैसे भारत की ओर से अगर भेजना चाहिए था तो आईएलए भेजता, लेकिन आईएलए ने इनको भेजा नहीं, इनका पर्सनल इनविटेशन आया। आइए इस बात को देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ ने, जो मैं बात बोल रहा था, आईएलए ने उन्हें नामित नहीं किया, फिर भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। यह सम्मान बहुत लोगों को कम लोगों को मिला है। यही बात मैं आपको डिस्कस कर रहा था
कि रंगनाथन साहब को पर्सनली आईसीसीपी के कॉन्फ्रेंस में इन्हें बुलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने सम्मेलन में पारित सिद्धांतों पर विस्तृत टीका प्रकाशित किया। किसने? एसआर रंगनाथन साहब ने। आगे देखते हैं। यूजीसी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। एक रिव्यू कमेटी बनी थी, उसके भी अध्यक्ष रहे थे। उस बातों को भी हम देख लेते हैं। 1965 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारत में पुस्तकालय शिक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई। मतलब रिव्यू के लिए क्या बनाया? एक कमेटी बनाया। रंगनाथन ने इस पुनरीक्षण समिति मतलब रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन? रंगनाथन साहब। ये भी एग्जाम में पूछता है कि रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे, तो आप याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर यशराज रंगनाथन। आगे देखते हैं। रिपोर्ट, समिति की रिपोर्ट क्या थी? लाइब्रेरी साइंस एंड इंडिया यूनिवर्सिटी कई वर्षों तक मानक दस्तावेज के रूप में उपयोग होता रहा। मतलब ये जो रिपोर्ट आया ये स्टैंडर्ड के रूप में बहुत सालों तक यूज होते रहा। उम्मीद करते इस बातों को आप समझ गए होंगे। आपने क्या देखा? आपने डीआरटीसी की स्थापना देखा। ज्यूरिख से लौटने के बाद क्या किए डॉक्टर एसआर रंगनाथन साहब ने? डीआरटीसी का स्थापना की है। फिर आपने देखे कि ये कौन कौन से संस्था से जुड़े हुए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। फिर आप क्या देख रहे हैं? यूजीसी समिति के ये अध्यक्ष रहे हैं। आगे देखते हैं। एक देखेंगे स्टैंडर्ड मतलब मानकीकरण में योगदान उनका क्या रहा, इस बात को भी देखेंगे। तो ये कौन सेट करता है? भारतीय मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको आईएस है, इसका नाम अब बीआईएस हो गया है। ठीक है। रंगनाथन ने भारतीय मानक संस्थान में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शनल कमेटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किन्होंने? एसआर रंगनाथन ने। वो इस समिति के क्या भी रहे? अध्यक्ष भी रहे। कौन? डॉक्टर एसआर रंगनाथन। हम देखते हैं कुछ जो स्टैंडर्डाइजेशन है जो लाइब्रेरी साइंस में यूज होता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उन सबको भी मैं देखते हैं। याद कर लीजिएगा जो IS4 है ना मानक, ये किसके लिए यूज होता है? IS4 जो मानक है वो पत्रिकाओं की संरचना हेतु मानक अभ्यास के लिए ये यूज होता है। मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर मेकअप ऑफ पीरियोडिकल्स, जो पीरियोडिकल्स पत्रिका आता है उसके लिए ये यूज होता है। IS18 जो होता है पत्रिकाओं के शीर्षक के संक्षेपण के मानक है। मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एब्रिविएशन ऑफ टाइटल्स ऑफ पीरियोडिकल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। IS382 ये कौन है? ये इसका यूज होता है वर्णानुक्रम व्यवस्था के लिए मानक, स्टैंडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के लिए ये यूज होता है। आगे देखते हैं। IS 790 794 ये कुछ कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि ये जो मानक है ना वो किसके लिए यूज होता है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताया है। ये कौन यूज किए हैं? डॉक्टर एसआर रंगनाथन साहब ने। किसी पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों के लिए मानक, स्टैंडर्ड फॉर प्रिलिमिनरी पेजेस ऑफ ए बुक। आगे देखते हैं। IS 3281 ग्रंथ सूची संदर्भों के लिए यूज हुआ है। मतलब बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस के लिए यह मानक दिया गया है। IS 796 ये है वर्गीकरण शब्दावली के लिए कोर्स, मतलब ग्लोसरी ऑफ कैटलॉगिंग टर्म्स। आगे देखते हैं। IS 1250 प्रूफ करेक्शन के लिए, चिन्हों के लिए मानक है। प्रूफ करेक्शन सिंबल्स के लिए यूज होता है। IS 1358 कैटलॉग कोड्स के लिए मानक है ये। अगला है IS 2550 ये वर्गीकरण शब्दावली के लिए कोर्स है, मतलब ग्लोसरी ऑफ क्लासिफिकेशन टर्म्स। इसको आप क्या कीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आप इसका गो थ्रू कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। आइए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। क्या क्या वो संचार के माध्यम से काम किए। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, विचार विमर्श मंच। लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल दिल्ली में रंगनाथन ने यह मंच स्थापित किया। मतलब कहाँ किया? लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल इन्होंने कहाँ स्थापित किया? दिल्ली में स्थापित किया, जहाँ पुस्तकालय विज्ञान विशेषकर वर्गीकरण और सूचीकरण पर चर्चाएं होती थी। मतलब जहाँ उन्होंने यह स्थापित किया वहाँ पे क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पे क्या होता था? चर्चा होता था। प्रकाशन माध्यम, कौन कौन सा पब्लिकेशन वहाँ से हुआ, ये बात को आप देखेंगे। रंगनाथन ने अपने शोध प्रकाशन हेतु निम्नलिखित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और सम्मेलनों का उपयोग किया। आगे देखते हैं। अब गिल्ला अभी इस बात को पहले पढ़ चुके हैं, जिस तीन गो मिलके बना है, जिसका एक एनल्स है, एक बुलेटिन है, एक ग्रंथालय है। इसको कौन पब्लिश करता है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला देखते हैं। रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसको कौन प्रकाशित करता है? FIED।
ठीक है, अगला देखते हैं जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसको कौन करता है? एस्लिव लंदन। ये भी एक संस्था है, इसको भी हम पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम एस्लिव के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड। अगला है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अगला है FIDR कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग। ये सब जो है प्रकाशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। लेक्चर सीरीज। अब हम कौन कौन सा लेक्चर होता था उसको हम समझते हैं। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लेक्चर। शुरुआत से जब ये शुरुआत हुआ शारदा एंडोमेंट, तब से ये लेक्चर शुरुआत हुआ। रंगनाथन मेमोरियल लेक्चर 1972 से। करजन को शेषाचलम लेक्चर। ठीक है, इसका पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ, कहीं ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिला, इसलिए मैंने ये डाला नहीं। आगे देखिए नील मैग्नन मेमोरियल लेक्चर, ये 2015 से शुरुआत हुआ। इनका प्रकाशन का एंडोमेंट का हम देखते हैं। अगला देखते हैं न्यास का। न्यास अभी भी रंगनाथन द्वारा स्थापित पत्रिका का प्रकाशन करता है। यह भी एग्जाम में पूछता है कि जो अभी रंगनाथन साहब है ना, उनका कॉपीराइट किनके पास है? तो इस संस्था के पास है। इसको हम लोग बोलते हैं SRELS, जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो पत्रिका है ये जो पत्रिका है SRELS, जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का प्रकाशन कौन करता है? अभी भी न्यास करता है। आगे देखते हैं। साथ ही रंगनाथन के कार्यों को संशोधित संस्करण भी प्रकाशित करता है। मतलब जितने भी बुक है ना रंगनाथन साहब का, ठीक है, सबको ये क्या करता है? कॉपीराइट के पास है, इनके पास है। आगे चलते हैं। अब उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है, उन बातों को वो हम सीखते हैं। ठीक है, उनको कहाँ से कौन सा ऑनररी अवार्ड मिला, उन्होंने कौन से खुद से ये अवार्ड चालू किया। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1935 में उनको एक अवार्ड मिला राव साहब का। ये एग्जाम में सवाल बनेगा कि 1935 में उनको कौन सा अवार्ड मिला। तो 1935 में उनको राव साहब का अवार्ड मिला। इसको देने वाला कौन है? इन्हें ब्रिटिश भारत सरकार, जो भारत गुलाम था उस समय को जो ब्रिटिश सरकार था ना, उनको राव साहब की उपाधि दी। आगे देखते हैं। 1948 में इनको डिलीट की उपाधि मिली दिल्ली विश्वविद्यालय से। ये जो उपाधि है ना डिलीट की, ठीक है, ये जो उपाधि है डिलीट की, इनको इनके ऑनररी के रूप में मिला। 1948 में डिलीट को मिला वहाँ से, और 1964 में ऑनररी डिलीट मिला यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उनको 1948 में कहाँ से मिला? दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिला। और 1964 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से उनको ऑनररी डिलीट का उपाधि मिला। आगे देखते हैं। 1951 में ऑनररी फेलोशिप वर्जीनिया बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी से मिला, जो USA का सोसाइटी है, उनको मिला ऑनररी फेलो। 1956 में ऑनररी मेंबर कहाँ का? आइसलिक का। आइसलिक को आप जानते हैं, ये स्पेशल लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। ठीक है, 1957 में पद्मश्री का अवार्ड मिला उनको भारत सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। 1957 में वो ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट किसके रहे? लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो एक लंदन का एसोसिएशन। इस बात को भी हम पढ़ेंगे, लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है, इसको हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं। 1957 में ऑनररी फेलो मिला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम FID बोलते हैं। ये बात आपको पहले बता दिया कि 1964 में ऑनररी डिलीट का उपाधि दिया गया। कहाँ से दिया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, USA में है। आगे चलते हैं। 1965 में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर का इनको पुरस्कार सम्मान दिया गया। ये कौन दिया? ये भारत सरकार दिया। आगे चलते हैं। 1967 में सॉरी, ऑनररी फेलो का अवार्ड मिला इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको BIS बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1970 में मार्गरेट मैन साइटेशन का अवार्ड मिला। ये कौन दिया? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पहली बार किसी गैर अमरीकी को मिला ये बात, मार्गरेट मैन साइटेशन अवार्ड। अगला चलते हैं। 1971 में ग्रैंड नाइट ऑफ पीस का अवार्ड मिला। कौन देता है? ये मार्क ट्वेन सोसाइटी, USA का सोसाइटी है। ये सब जो अवार्ड है, पुरस्कार है, डॉक्टर SR रंगनाथन को मिला। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको और समझ में आएगा, आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। चले नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने खुद से भी कुछ अवार्ड स्थापित किए हैं। उस अवार्डों को भी हम पढ़ लेते हैं। वह द्वारा स्थापित छात्रवृत्तियाँ, ठीक है, जो उन्होंने खुद से स्टार्ट किया है, उन बातों को भी हम सीख लेते हैं। उन्होंने 1934 ईस्वी में एडवर्ड बी रॉस स्टूडेंटशिप स्टार्ट किया। कौन सा संस्था देता है? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज देता है। 1958 में शारदा रंगनाथन गणित पुरस्कार उन्होंने स्टार्ट किया।
जिसको सरकारी कॉलेज मंगलोर देता है। अगला देखते हैं 1958 में शारदा रंगनाथन मेरिट पुरस्कार कौन देता है? संस्कृत कॉलेज श्री पेरू कुमटूर ने देता है। 1951 में सरदार रंगनाथन मेरिट पुरस्कार जो हाई स्कूल उज्जैन का है, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, वो देता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातों को आप समझ गए होंगे कि उनको भी पुरस्कार मिला, उन्होंने खुद से भी कुछ पुरस्कार शुरुआत किया। तो ये सब पुरस्कार है ना जो रंगनाथन साहब ने स्टार्ट किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कि उन्होंने कौन कौन से बुक्स को लिखे। हम अपने लेक्चर को एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखें ये सब बुक्स है ना, ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बुक्स मैंने इसमें नहीं डाला है। उस बुक्स को मैं जो एमसीक्यू सीरीज है ना, मैराथन एमसीक्यू सीरीज में मैं इसको डिस्कस करूंगा। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, उसको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में इन डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। मैं आपको रंगनाथन सीरीज के जो एमसीक्यू है उसमें हम सब बातों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उनकी बुक्स है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। आप इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल में बता दिया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931, ये मैंने बता दिया है पढ़ाते समय ही। क्लोन क्लासिफिकेशन 1933 में, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में, प्रोलोगोमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में। कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? बनारस से। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में, इस बात को भी मैंने डिस्कस कर दिया। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1950 में, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जेनिस एंड डेवलपमेंट 1951 में, लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में, हेडंग एंड काइनस 1955 में, रेफरेंस सर्विसेज 1961 में। देखिए, अगर इस कहानी को आप समझे होंगे ना तो आप इसे थोड़ा थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं। जैसे अभी डॉक्यूमेंटेशन का नाम आएगा तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन का बात वो तब शुरुआत की है जब वो ज्यूरिख गए। ज्यूरिख कब गए? ठीक है, तो आपको पता होगा कि वो ज्यूरिख तब गए 1950 के बाद गए। तो आपको आसपास लग रहा होगा कि 1950 के बाद ही होगा, तो ऑप्शन में आप क्या लगा सकते हो? जो 1950 बाद का ऑप्शन होगा उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1972 को बंगलोर में हुई। उम्मीद करते होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ भी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ और इनके बारे में जानना है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इनके बारे में क्या चाहिए। अगले लेक्चर में हम इन्हें डिटेल्स जो जो आप पूछ रहे हैं उस बातों को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।